तुमने देखा नाड़ा एक तरफ से अंदर चला जाता है कैसे भी करके वो अंडरवेयर के इलास्टिक में मैंने ना ऐसे घुसेड़ दिए मैंने 5 साल के अंदर अपना ग्रेजुएशन खत्म करते करते जितने दिग्गज डायरेक्टर थे ना जयपुर के, सबके साथ नाटक किया। आपने कभी ऐसे बकचोदी, मस्करी, मस्ती मजाक कॉलेज के दोस्तों से, स्कूल के, कभी बंक कर लिया हो, कभी आज नहीं जा रहा, शराब पी ली हो? ऐसे ही मैंने उसको कुछ नहीं किया, ये नहीं कि भाई उसको मैं देखो, अरे भाई साहब क्या कुछ नहीं होता, अच्छा हटा साइड तो टिकट लिए। अनूप सोनी के साथ इतने लाख का फ्रॉड हो गया, उन्होंने गलत आदमी पे भरोसा करके, बोले यार ये दूसरों को बोलता है यार आंखें खुली रखो, सुधर करो, खुद नहीं रह सकता था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ वगैरह वगैरह विद यमराज। पहले 2 एपिसोड हम कर चुके हैं, आप लोगों ने देखा, प्यार मिला। आप नया एपिसोड लेकर आए और इस बार हमारे गेस्ट जो हैं मेरे पर्सनल फेवरेट, संयम के पर्सनल फेवरेट, हमारे साइड से, हम तो दोस्त हैं, हमारी साइड से दोस्त हैं। हाँ, और वो पता नहीं मानते लेकिन हम तो सबको दोस्त मानते हैं। हम सबको दोस्त मानते हैं। तो हम सब ने उनके काम को देखा है और फिल्मों में, टेलीविज़न में उनकी एक्टिंग को देखा है और पसंद भी किया है हमेशा से। तो हमारे साथ हैं आज अनूप सोनी सर। सर वेलकम टू वगैरह वगैरह विद यमराज। वगैरह वगैरह मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता था कि मतलब कुछ भी खवाना हो तो उसके साथ यार ये भी ले आना और वगैरह वगैरह भी ले आना। हाँ, तो वगैरह वगैरह बहुत इंटरेस्टिंग होता है। यही हमारा मोटिव भी था कि हम यार वगैरह वगैरह की बातें करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि जरूरी बातें तो हर जगह हो जाती हैं। हर जगह हो जाती है। आपने भी बहुत जगह गए होंगे, आपने हमेशा इंटरव्यूज दिए होंगे, तो वहाँ पे काम की बातें ही पूछते हैं सब। तो हमने सोचा हम वगैरह वगैरह करते हैं कि जैसे काम भी कर लेंगे। आपने जैकेट कहाँ से ली, इतनी अच्छी लग रही है, इधर इतना अच्छा लग रहा है, कॉम्बिनेशन आपका कैसे आपने सीखा है आप ओवर द टाइम, ये सब बातें, मतलब इस टाइप की बातें करें जी ऑन। हाँ सर, ठीक है, शुरू करो। सबसे पहले तो बस यही थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, क्योंकि हम आपके बारे में देखना चाह रहे थे कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में तो बहुत ज़्यादा हमें मिला नहीं कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की, आपने NSD पता लगा हमें कि NSD आपने किया हुआ है, उसके अलावा भी स्कूल में कैसा, कहाँ, कॉलेज की बातें। मेरा बर्थ प्लेस लुधियाना में मैं पैदा हुआ था। मेरे फादर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जॉब करते थे। अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं है, लेकिन पूरी ज़िंदगी उन्होंने, जब तक मैंने होश संभाला, वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में थे और पोस्टिंग होती रहती थी। लुधियाना से जलंधर पोस्टिंग हो गई, जलंधर से फरीदाबाद हो गई, फरीदाबाद से जयपुर हो गई, जयपुर से वापस दिल्ली हो गई। तो मैं ऐसे ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया में घूमता रहा। मदर टंग मेरी पंजाबी थी, तो बहुत ज़बरदस्त पंजाबी इन्फ्लुएंस था भाषा में भी, ज़बान में भी। लेकिन जब जयपुर में पोस्टिंग हुई तो थोड़ा मेरी हिंदी साफ़ हुई, मेरा एक्सेंट जिसे कहते हैं। तो बस ऐसे ही घूमता रहा, लेकिन अब किसी पॉइंट पे याद नहीं कब, लेकिन हाँ, एक्टिंग का इन्फ्लुएंस बहुत ज़बरदस्त था, कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती थी। और मैं तो 70s किड हूँ, मैं तो 80s 90s किड भी नहीं हूँ, मैं 70s किड हूँ। तो उस ज़माने में जिस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से हम आए थे, हमें नहीं पता था क्या हम भी एक्टर बन सकते हैं। मतलब ऐसा लगता था कि यार ये एक्टर लोग ना, मतलब कुछ शायद दूसरे प्लैनेट के लोग होते हैं, क्योंकि एक्सपोजर बहुत कम था। मतलब व्हेन आई वाज 8-9 ईयर ओल्ड तो मुझे लगता था कि जो फिल्मी हीरो और हीरोइंस हैं ये आम इंसान नहीं है, ये कुछ अलग से भगवान ने स्पेशल बना के भेजे हैं और ये हम जैसे तो नहीं हैं, हमसे अलग हैं और हम ये नहीं बन सकते। किस किस एक्टर्स को आप देखते थे उस टाइम पे जो आपके फेवरेट यार थे? बहुत सारे, जैसे मेजरली तो हम, मतलब 80s में जितने भी एक्टर्स आए, अनिल कपूर भी आए, जैकी श्रॉफ भी आए, 80s के सनी देओल, ये सब इनकी फिल्में देखी हैं। और 80s तक जो पुराने 70s वाले हीरो थे वो भी 80s तक काम कर रहे थे, उनको भी देखा है। लेकिन ये ज़रूर था कि कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन होने लग गया था, मतलब दिल में एक तमन्ना जाग गई थी कि यार ये चीज़ कुछ अट्रैक्ट तो करती है। तो फिल्में देखना शुरू कर दिया। जयपुर में जब मेरे फादर की पोस्टिंग हुई तब वहाँ पे जयपुर दूरदर्शन का अपना स्टेशन नहीं था, तो जो कुछ दिल्ली से रिले होता था, तो हफ्ते में ना एक फिल्म आती थी सिर्फ टीवी पे, बाकी टाइम कुछ आलतू फालतू, चित्रहार एक आता था उस वक्त। तो मुझे याद है हमारे कॉलोनी में एक आदमी था, अब आप क्रेज़ देखो, उसके क्या सोर्सेज थे हमें नहीं पता दिल्ली में, लेकिन शायद कोई रिश्तेदार था, तो उसको एक हफ्ता पहले ये पता चल जाता था कि संडे को दूरदर्शन पे कौन सी पिक्चर दिखाई जाएगी। एंड कैन यू बिलीव दिस, वो थर्सडे को अपनी दीवार के बाहर पेंट करवा के लिखवाता था, इस रविवार को ये वाली फिल्म आएगी। तो पैसा लेता था मुझसे? नहीं यार, वो उसका अट्रैक्शन था। तो मैं, मतलब मुझे याद है मैं साइकिल पे थर्सडे सुबह जब
स्कूल से जाते हुए, स्कूल से आते हुए उसकी गली से होके निकलता था कि आज कौन सी अरे लग रही यार है। लिखा नहीं यार इसने अभी तक यार। तो मतलब ऐसा क्रेज था कि इस फिल्म कौन सी आने वाली है। तो ये समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन तो है, बट पता नहीं था कि कैसे जाना है इस रास्ते। सर जब बचपन में फिल्म देखते थे, एक्टर देखते थे, किसी को एक्टिंग करते, तो सर वो अट्रैक्शन की आपने बात की, वो था तो वो क्या था कि मतलब ये जैसे ये लोग अलग अलग कैरेक्टर प्ले करते हैं, मुझे ऐसा करना है, या वो फेमस होना है जैसे ये लोग फेमस हैं? फेमस होना, ये आई थिंक एक ज़रूर एक क्राइटेरिया था कि यार फेमस होना है, मतलब लोग जाने आपको। बट अगर मैं दोबारा से फिर सोचूं तो ये भी एक ज़रूर चीज़ थी कि कभी कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं था कि बाइक से उतरेंगे, गाड़ी से उतरूंगा, गन चलाऊं, वो अट्रैक्शन नहीं था। कहीं ना कहीं एक्टिंग एज अ क्राफ्ट, ये मेरी समझ में आ गया था कि मुझे ये क्राफ्ट अच्छी लगती है। जैसे पेंटिंग होती है, लोगों को पेंटिंग अच्छी लगती है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यस, फेमस होना तो डेफिनेटली एक क्राइटेरिया था कि यार हाँ, गली से बाहर निकलें तो लोग पहचानें, लोग इम्पोर्टेंस दें, आपको हाथ मिलाएं, वो एक था। लेकिन कहीं ना कहीं शायद एक्टिंग एज अ क्राफ्ट भी इंटरेस्ट करती थी। एक पॉइंट आता है कि जब रियलाइज होता है कि यार ये करना है मेरे को, ये मतलब एक मोमेंट नहीं आता कि कभी लगता है आपको, कोई फिल्म देखी हो आपने, कोई थिएटर प्ले देखा हो कि यार ये अब इसी को करना है, ऐसा कोई मोमेंट हो लाइफ में, कोई पर्टिकुलर एक्टर देख के कि यार सी डेफिनेटली, जैसा मैंने कहा कि एक्टिंग अट्रैक्ट करती थी, और मैं जिस एरा में मेरा चाइल्डहुड था उस एरा में हम बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, हम ये रिस्क नहीं ले सकते थे कि यार अपना करियर वरियर छोड़ के इस लाइन में करियर बनाना, क्योंकि ये लाइन ऐसा लगता था कि कोई गारंटी और कोई कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे, कोई रिसोर्सेज भी नहीं थे। तो ये भी एक ज़रूरी था कि यार बॉस, एजुकेशन इतनी हो कि कम से कम आप एक समाज में एक रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी जी पाएँ। तो उसके लिए मेरा फंडा बड़ा क्लियर था कि मैं पढ़ाई लिखाई तो करूँगा पूरी। तो जब मेरे फादर की पोस्टिंग जयपुर में हुई थी ना, तो मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया व्हेन आई वाज इन क्लास 11-12। और मैं बहुत सिंसियरली रंगमंच में वहाँ जयपुर में जो रंगमंच के जाने माने लोग थे उनके साथ काम करने लगा, और काफ़ी कम वक्त में मुझे बहुत इंपॉर्टेंस मिलने लगी वहाँ। शायद मेरा पैशन कह लो, या कहीं ना कहीं मेरा काम वहाँ के डायरेक्टर्स को अच्छा लगने लगा। तो मुझे जैसे होता था ना कि हम रविंद्र मंच, वहाँ पे एक अड्डा था जयपुर में, तो अगर मैं गया तो मैंने एक डायरेक्टर के साथ मान लीजिए वर्कशॉप की, उसने मुझे एक रोल दिया। तो उस दौरान पता चला कि भैया जयपुर रंगमंच पे ये फलाना है, ये बहुत दिग्गज डायरेक्टर है, ये फलाना, ये मैंने 5 साल के अंदर अपना ग्रेजुएशन ख़त्म करते करते जितने दिग्गज डायरेक्टर थे ना जयपुर के, जो बहुत सीनियर्स और बहुत रिस्पेक्टेबल थे, सब के साथ नाटक किया, सब ने मुझे काम दिया। तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि नहीं यार, ये काम मुझे आता है और मैं कर सकता हूँ ये काम। बस उसी दौरान मैंने लॉ में एडमिशन लिया था, तब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन लिया था। और ये था कि यार लॉ करेंगे, एक्टिंग चल रही है, प्रोफेशनल एक्टिंग का अभी तक ख्याल नहीं आया था कि कैसे करूं। ख्याल आ चुका था, लेकिन आइडिया नहीं था कि यार इसको रीच आउट कैसे किया जाए। मतलब क्या बैग उठा के पैक करो और बॉम्बे ही चले जाओ, उसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था। मुझे लगता था कि नहीं यार, मैं ऐसे तो बॉम्बे नहीं जाके बैठ सकता, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। तब तक मैंने कहा चलो LLB करते हैं, क्योंकि लॉयर बनना भी अपने एक प्लान में था। बस प्लान था वो आपका? हाँ, बिल्कुल प्लान में था वो। मुझे हमेशा से मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती थी, और मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन भी ले लिया था। तो ड्यूरिंग माय फर्स्ट ईयर जब चल रहा था ना, पढ़ाई शुरू कर दी, लॉ कॉलेज भी यूनिवर्सिटी रोज़ जाता था, मैं हर क्लास अटेंड करता था, तब मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में पता चला वहीं पे। और किसी सीनियर ने जयपुर के बताया कि भैया 1984 में इरफान खान का एडमिशन हुआ था जयपुर से, और आज तक किसी का एडमिशन नहीं हुआ अब तक। अच्छा, जयपुर से कोई लड़का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, हर बार दो तीन ट्राई करते हैं। तो मुझे लगा अच्छा ऐसा क्या है। मैंने पूछा कि भाई क्या तैयारी करूं। कुछ लोगों ने कुछ किताबें सजेस्ट कर दी, कुछ लोगों ने ये बताया कि कैसा इंटरव्यू होता है ये। बस फिर वो एक जिद थी कि जैसे आप अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, मैंने फिर NSD को वैसे सीरियसली ले लिया, और पेरेंट्स को कहा कि यार एक ट्राई मारने दो, हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ आई विल डू थिएटर एक्टिंग एज अ हॉबी, एंड देन आई विल फिनिश माई LLB, एंड जो फिर जिंदगी जैसे चलती। बट वो होना था साला, पहली बार में एडमिशन फर्स्ट में हो गया था आपका? फर्स्ट में मिल गया था। जैसे इरफान सर का तो ये है ना कि उन्होंने प्ले नहीं किए थे, तो ऐसे ही लिख दिया था कि हाँ ये प्ले नहीं किए हैं, बट उनको हो गया था समहाउ कि बोला कि ट्रूथफुलनेस दिखी। तो आपने तो प्ले किए हुए थे वगैरह मैंने किए बहुत हुए थे सारे प्ले। इनफैक्ट उसमें एक ये भी होता था कि आप जो आपका सिटी है, वहाँ के जो इन्फ्लुएंशियल थिएटर पर्सनालिटीज है, उनका एक रिकमेंडेशन लेटर। आज होता सर, मैंने तो 5 बार दिया मैंने 5 बार दिया है सर। बहुत लेट समझ में आया। आपने कितनी बार दिया है? मैंने नहीं दिया है। मैं तो सर फर्स्ट वर्कशॉप
फर्स्ट ऑडिशन होता है ना, वो भेजते हैं अपने लिस्ट भेजते हैं, 2 नाटक करके आते हैं। तो एक तो अपना करके आओ। तो एक बार क्या हुआ, किसने यूट्यूब पे डाला हुआ था अपने रिकॉर्ड करके मोनोलॉग, तो मेरे को बड़ा सही लगा वो। कौन सा था, किसका? हैदर का? नहीं, वो थिएटर का था। तो और वो उसमें वो होता था तुम्हारा कि 1 इंटरव्यू 4 दिन की वर्कशॉप भी होती हाँ थी? सर, वो बाद में, वो पहले तो आपको फर्स्ट वो है, एक तो हम first भेजेंगे, एक insect गाना वाला। भेजेंगे, कविता भेजेंगे, और 2 मोनोलॉग, एक आपका अपना और एक जो हम देंगे सेम वो, से है ना? 25 साल पहले भी यही था। हाँ सर, यही है। तो उसमें मैंने देखा, तो उसमें एक कोई गे कैरेक्टर था, और बहुत ही सुंदर किया था उसने, क्या किया था, मैंने हूबहू वही छाप दिया। मैं भी ऐसे लहजे में बैठूं, वो बैठूं, उन्होंने मेरा दूसरा जो उन्होंने एक दिया, तो मैंने अपना किया, और जो उन्होंने दिया था मैं वो भी देखा उन्होंने। कहता है जाओ। तो ये एक बार हुआ, फिर दूसरी बार दिया, तैयारी करके भी दिया, कभी नहीं हुआ। आपका मैंने नहीं दिया है। कभी नहीं एनएसडी? तो आपने एफटीआई दिया? नहीं, एफटीआई नहीं दिया, क्योंकि मैं जब ये तैयारी FTI चल बाद रही में थी तब आया था एफटीआई में एक्टिंग नहीं का बंद हो चुका था। हाँ, बीच में बंद हो गया था। बीच में बंद हो गया था, तो ये वो वाला फेज था जिसमें एफटीआई बंद हो गया था। तो हम लोग एफटीआई के लिए फिर सोचा ही नहीं, एनएसडी के बारे में ही पता चला। और मैं सच बात बताऊं, मेरे लिए एनएसडी एक तरह से ब्लेसिंग थी, क्योंकि मेरे घर में वैसा वाला तो एटमॉस्फेयर नहीं था ना जहाँ हम शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ पढ़ रहे हैं, था ही नहीं। मतलब इट वाज अ टिपिकल पंजाबी फैमिली वेयर यस वी यूज्ड टू लीड, पढ़ाई लिखाई होती थी, किताबें पढ़ते थे, लेकिन लिटरेचर, हार्डकोर लिटरेचर, अंग्रेजी और हिंदी का हार्डकोर लिटरेचर नहीं पढ़ा। जैसे अगर आप यूपी की फैमिलीज देखें, बिहार में कई फैमिलीज देखें, तो हिंदी लिटरेचर का बहुत पढ़ते हैं, प्रभाव है हाँ, फैमिलीज में। कलकत्ता में पढ़ते हैं लोग। हाँ, कलकत्ता में अंग्रेजी हिंदी दोनों का एक, और उनका बंगाली तो हमारा लिटरेचर का कोई बैकग्राउंड ऐसा था नहीं। लेकिन एनएसडी में जाके पता चला, अरे भाई मैक्सिम गोर्की भी पढ़ा, फिर शेक्सपियर भी जितना थोड़ा बहुत पढ़ सकते थे, थोड़ा इस्तेमाल किया उस लाइब्रेरी को। लेकिन पहली बार में अगर नहीं होता ना, अगर मेरा एडमिशन, तो शायद मैं दोबारा ट्राई ना करता, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को भी बोल चुका था, और कहीं ना कहीं फिर मुझे भी ये था कि ठीक है यार, अब कितना और साल मैं नहीं दे सकता हूँ उसको। मुझे ये भी क्लैरिटी थी कि यार कुछ तो एक हवा में भविष्य नहीं बनाना, थोड़ा एक सॉलिड बैकिंग होनी चाहिए। तो मैं फिर शायद लॉ पूरा करता, उसके बाद पता नहीं क्या होता, मुझे नहीं पता, फिर मैं दोबारा ट्राई करता या नहीं करता। सर जैसे आप हर जगह में, मतलब जितना मैंने आपको देखा है, ऑब्जर्व किया, सिंसियर रहते हैं एकदम से ना, कि सिंसियर की जैसे आपने करियर में भी सोचा कि ये करना है वो करना है। आपने कभी ऐसे बकचोदी, मस्करी, मस्ती मजाक कॉलेज के दोस्तों से, स्कूल के, कभी बंक कर लिया हो, कभी आज नहीं जा रहा, शराब पी ली हो, ऐसे ही ऐसा नहीं, कुछ? नहीं यार, सब किया है, सब कुछ किया है। लेकिन मैं सच बात बताऊं, आपने बहुत सही बात कही कि कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि यार कि हाँ यार, मतलब हर समय हर चीज सिंसियर नहीं। हाँ, नहीं, मैं टू परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं नहीं हूँ परफेक्ट। लेकिन ये है कि कहीं ना मेरा ये एक जो मैंने मंत्रा भी बना लिया लाइफ का, कि यार एक लाइन क्रॉस नहीं करनी किसी भी चीज़ को। चाहे आप शराब पीते हैं, आप मस्ती करते हैं, मतलब हर तरह की बकवास भी चल रही है, लेकिन यार एक लिमिट होनी चाहिए उसकी। तो मैंने ये सब किया है। 12th में जयपुर में हमारे बिल्कुल स्कूल से वॉकिंग डिस्टेंस, रोड क्रॉस करके लक्ष्मी मंदिर नाम का एक थिएटर था, अभी भी है वहाँ पे, टोंक फाटक केंद्रीय विद्यालय जयपुर। तो जब राजस्थान जयपुर वाले लोग जब सुनेंगे इसको, तो उन्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो वो ऐसा है कि दीवार जो है ना, ये ऐसे दीवार है, और ये ब्रिज जा रहा है। आप यहाँ से गेट से बाहर निकलिए, ब्रिज के नीचे से जाइए सामने। और लक्ष्मी मंदिर में फ्राइडे को जब पिक्चर रिलीज होती थी, उस जमाने में नई शुरुआत हुई थी कि 9 बजे का शो करते थे वो, और वो करते इसलिए थे, थोड़ी उसकी टिकट भी सस्ती होती थी। हमने स्कूल में प्रेयर खत्म की, अब यहाँ से क्लास में जाना है ना, तो 8:15 तक मान लीजिए प्रेयर, 8:20 तक प्रेयर खत्म हुई। और अभी आप सब लाइन बना के जाते हैं ना ग्राउंड में, अपना क्या सुबह प्रेयर वेयर होती है, जो मॉर्निंग प्रेयर, प्रतिज्ञा हुई, और वहाँ से निकले इधर से करके 2 सटक लिए साइड में, 2-3 का हमारा गैंग था। और लक्ष्मी मंदिर की दुकान के सामने, आई डोंट नो अगर मेरे दोस्त सुनेंगे तो उन्हें याद, सब रिलेट कर जाएंगे, लक्ष्मी मंदिर के बैंक ऑपोजिट एक समोसे, चाय और इसकी दुकान थी। हम वहाँ जाते थे, हम वहाँ पे उसकी दुकान पे उसके साथ सेटिंग थी, वहाँ पे अपना स्कूल बैग रखते थे, उसके यहाँ पे हमारी एक कमीज टी शर्ट हमेशा रखी रहती थी। हम स्कूल की शर्ट उतारते थे, क्योंकि चलो पैंट तो ब्लू कलर की चल जाती है, लेकिन अगर ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन है तो साफ पता चलता था कि स्कूल से बंक मार गए हैं। बंक मार गए। तो हम क्या करते थे, वहाँ अपनी शर्ट उतारी, टी शर्ट पहनी, लक्ष्मी मंदिर में 9 से 12 वाला पिक्चर देखी। आई थिंक 12-10 पे हमारा इंटरवल होता था स्कूल के, रिसेस, और रिसेस में वापस शर्ट पहन के स्कूल। भाई एक हमारे टीचर थे दुबे जी, मुझे याद है,
लिटरली जब ऑब्वियसली कब तक छुपेगा, हाँ, पकड़े जाता जाओगे तो एक जाएगा एक ना एक दिन के। साला ये हर फ्राइडे कोई 2-3 का ग्रुप है जो गायब हो जाता है। दुबे जी ने हमें चलते अंधेरे में ऐसे गर्दन से पकड़ के जो है और थिएटर से बाहर निकलते अच्छा थिएटर से ही लेके थिएटर गए में स्कूल छापा तक, पड़ा है। जब खबर मिल गई कि सब ये 2-3 लोग हैं। तो ये सब किया है यार, लेकिन वही वाली बात है कि शायद अब तक ना एक प्रैक्टिस जारी है। 1 घंटी बज जाती है, नहीं यार ज्यादा हो गया बॉस, रुक जाओ यार, रुक जाओ, ज्यादा हो गया है थोड़ा। तो वो शायद अब नेचर में बन चुका तो है। दुबे जी ने जब उस आपको पकड़ा उसके बाद आपने कभी किया फिर दोबारा? उसके बाद तो यार हम 12th में आ चुके थे, थोड़ा ही टाइम स्कूल बचा ही था, खत्म हो गया फिर तो। है ना, थोड़ा ही टाइम बचा था। अब एक जैसे मुझे ये यार लक्ष्मी मंदिर का किस्सा याद है यार। वो जमाने में ना फिल्मों का क्रेज अलग होता था, मतलब जो टिकट विंडो पे, अब तो क्या है फट 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 बुक माई शो, मल्टीप्लेक्सेस है, इतने ऑडीज में फिल्म लगती है कि बहुत कम ऐसा होता है। आपको कोई दिन याद है आपको ऐसा यार मैं हाँ, हाउसफुल नहीं कभी नहीं सर। यहाँ नहीं मिला तो वहाँ देख लिया, मतलब कि भाई साकेत में नहीं मिल रहा तो डिफेंस कॉलोनी में चले गए, हाँ, डिफेंस है कॉलोनी भी में इतने तो वहाँ- सारे। हाँ इतने सारे हैं। उस वक्त यार ये हालत होती थी कि मतलब मुझे याद है विंडो में ना ऐसे हाथ फंस जाते थे और कई बार ऐसा होता था कि गया हाथ टूट गया, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके पैसे आपके हाथ में है या आपकी टिकट आपके हाथ में, ऐसा वाला हाल था। तो ये लक्ष्मी मंदिर में राम तेरी गंगा मैली रिलीज हुई। वो तो बहुत बड़ी हिट थी। अब वो तो बहुत हमको क्रेज तो था। भाई ऐसा था कि स्कूल में टीनेजर पता नहीं जा पाएंगे, जाने देंगे नहीं कहीं, तो लाइन में लगे हुए हैं, भीड़ भीड़ बहुत है, बड़ा धक्का मुक्की चल रही है, और ये था कि भाई आज ही देख सकते हैं, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा देखने का, आज ही देख लो। तो ऑब्वियसली अपनी तरफ से बहुत ऐसा लुक करके गए थे कि जिसमें कोई ये ना मांग ले कि आईडी दिखा दो। तो इतनी भीड़, जैसे ही अच्छा टिकट विंडो ओपन होने से 3 घंटे पहले तो 4 घंटे पहले लोग धक्का मुक्की लाइन लग जाती थी, और जब तक विंडो खुलती नहीं थी ना तब तक तमीज से लोग खड़े रहते थे। जैसे ही अंदर से टक करके उसने विंडो खोली, अजीब सा एक पागलपन होता था। अभी जैसे मेरा 3रा नंबर है तो भाई पहले वाले का हाथ और इतनी ही जगह है जिसके अंदर एक ही हाथ जा सकता है, तो पहला दूसरा और तीसरा एक साथ घुसेड़ डालते थे। उस वक्त ये नहीं सोचता कि भाई मेरे आगे 2 और खड़े हों। ऐसा कुछ हुआ तो मेरे आगे वाले को पता नहीं अब धूप थी क्या था, उसको चक्कर आके गिर गया वो नीचे। मैंने उसको कुछ नहीं किया, ये नहीं कि भाई उसको मैं देखो, अरे भाई साहब क्या कुछ नहीं होता, अच्छा हटा साइड डाल, तो टिकट लिए। सो मजा था उन सब चीजों का भी, लेकिन यार मैं इमेजिन कर सकता हूँ क्या माहौल होगा। मैंने किया ऐसा, मेरे को मैंने याद भी आ किया रहा है। है, अभी बैंग बैंग आई थी शायद फिल्म, और दिल्ली में कुछ पुराने वो हाँ है ना, सिंगल स्क्रीन सभी सिंगल धीरे धीरे गोलचा, बंद हो गए हैं। हाँ रीगल, तो शायद ये दरियागंज पे गोलचा था, मैं वहाँ गया तो अब बहुत भीड़ थी। कटरीना कैफ की फिल्म थी क्योंकि, और जितना सब वहाँ के कौन सी लोकल लोग थे, अच्छा, बैंग बैंग बैंग, तो वो सब कटरीना को देखने आए थे। उन्हें नहीं मतलब था ऋतिक रोशन से, कटरीना चला वहाँ पे, इतनी भीड़ लाइन लगी हुई है। मैं सोचा मेरा नंबर शायद ना आए, तभी क्या हुआ, जो काउंटर के अंदर बैठा था उसने काउंटर बंद किया, अब वो बाहर आके ब्लैक कर रहा है। ये भी होता है। वही बंदा बाहर आके ब्लैक कर रहा है। मैंने कहा ये क्या सिस्टम है, कह रहा लेना है तो लो वरना मत लो। लिया फिर हमने भी। बट सी इन्हीं चीजों की वजह से तो स्टारिज्म बनता था उस जमाने में। और सर उस टाइम पे वो भी तो नहीं थे सोशल मीडिया, आज तो प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। हम जानते हैं कि हाँ रील में देख लिया, स्टोरी में अभी देख एक लिया। फिल्म रिलीज हुई है, आपको 2 घंटे बाद रिव्यू दिख जाएगा कहीं कि वो अच्छी नहीं है। और रिव्यू एक नहीं 50 रिव्यू दे रहा है। इतने ले लो, जो फिल्म आई भी नहीं है उसका रिव्यू भी मिल जाएगा आपको। आपको ट्रेलर रिव्यू, आपको टीजर रिव्यू, अच्छा हर चीज का रिव्यू दे देते सर, हर चीज का अगर रिव्यू आपने है पोस्टर डाला तो पोस्टर का भी रिव्यू आ जाएगा। सर। रिएक्शन वीडियोस आती हैं, रिएक्शन वीडियो का रिव्यू है। तो ये ये सोशल है मीडिया मतलब कंटेंट जो है, आपको बस कंटेंट बनाना है, वो उसके लिए कोई भी एंगल ढूंढ लो। और लोग देख रहे हैं खाना खाते हुए, कभी कभी तो मैं देख अरे, लेता हूँ। मैंने खुद YouTube पे देखा भाई, जैसे आप मेरा नाम टाइप करो या कुछ करो तो 25 और वीडियोस आएंगे काम वाम में, उसमें से एक मैंने देखा खुद का, क्या था? अनूप का आलीशान घर। भाई बंगला है मेरे पास बंबई में, अगर वो घर देख लो ना, एक आदमी ने वीडियो बनाया, आइए आपको बताते हैं अनूप सोनी की सालाना इनकम कितनी है। भाई मैं तो कह रहा हूँ सच हो जाए यार अगर उसने वो बनाया तो। और इतनी कॉन्फिडेंटली, इतने अथॉरिटी के साथ वो बताते हैं जैसे मतलब कि उनके पास सारे कागजात हैं। इनके पास एक BMW है जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास होगी, और इनके पास 2 मर्सिडीज हैं जो लगभग 60-70 लाख के आसपास की हैं। इनका घर जो है वो 5 बेडरूम का एक बंगला नुमा घर है, एंड इट्स अ टेरेस फ्लैट, और फिर कोई घर की फोटो भी डालते हैं।
तो यार मैंने कहा कमाल है, और कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। और कुछ लोगों को लगता भी होगा यार, हाँ लगते ही कोई मेरा भी डाल दे, मैंने कहा हाँ है भाई मेरा, तो मैं तो मना भी नहीं करूंगा। वीडियो देख मैंने कहा मेरा ही है, कमेंट कर दूंगा यस दिस इज माय। तो मेरे जो स्कूल टाइम के दोस्त हैं ना, ये जिनके साथ यही सब राम तेरी गंगा मैली देखी है, वो सब फोन करते हैं। कहाँ है कि ये? भाई एक बेडरूम तो मैं भी डिजर्व तो करता मैंने कहा हूँ। यार भाई तू बता दे, आके देख ले कौन सी गाड़ियां हैं तेरे सामने है मेरे पास, मतलब ये 4-5 लग्जरी कार्स नहीं है मेरे पास। तो सर ये इंटरनेट पे आप ऐसा कंजप्शन करते हो कंटेंट की? यार इंटरनेट ज़रूर, वो तो हमारी मतलब पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन अब फिर तुम कहोगे मैं बहुत ही सिंसियर बात कर रहा हूँ, लेकिन सिंसियर बात ये है जो मैं हमेशा से मेंटेन भी करता हूँ, और मैं एक प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करता हूँ कि यार इंटरनेट हमारी लाइफ का हिस्सा है, हमारी लाइफ नहीं हो सकती। दुनिया रुक जाएगी इंटरनेट रुक गया तो बस। तो लाइफ का पार्ट है और उसका हिस्सा है, और आपको काम करते रहना है। सिस्टम में जो ज़रूरतें हैं वो है, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ना, जो एंटरटेनमेंट कंटेंट की, वो जो है वो उसको एक टाइम डिवोट करना चाहिए मुझे ऐसा। आप करते हैं? कितना कंज्यूम करते हैं सर आप? जैसे मुझे लगता है ओवरऑल अगर देखूं तो जैसे मैंने एक हैबिट बनाई कि मैं सुबह उठते ही तो रील मैं देखूंगा। नहीं देखूंगा, सुबह उठते ही तो नहीं देखूंगा। you know, मुझे लगता है कहीं ना कहीं और एडिक्टिव है सर, नो बहुत डाउट ज्यादा अबाउट है, इट। बहुत ज्यादा है। आप एक बार देखना शुरू करो, अरे आपको भाई नहीं ऐसे पता लगेगा टाइम। चलता ही रहता है, हाथ चलता ही रहता है, तो वो एडिक्टिव है, ये आपको समझना पड़ेगा आपको। वो मैं कह रहा हूँ ना, घंटी बजानी ज़रूरी है। तो मैंने फिर ये हैबिट बनाई कि यार सुबह सुबह तो नहीं देखेंगे, जाएंगे ही नहीं उस तरफ। तो अब मैं जैसे अब आज पिछले हर साल से रेजोल्यूशन बनता है, लेकिन इस साल से बहुत रेगुलर फॉलो हो रहा है कि मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूँ आजकल। फिर थोड़ा सा वर्कआउट करने के बाद मैंने फिर से किताबें पढ़ना शुरू किया यार, क्योंकि मेरे को एक याद आया कि 5-6 साल 7 साल पहले तक मैं किताबें पढ़ता था। अभी क्या होता है, 10 पन्ने पढ़ो नहीं, थकान होने लग जाती है। तो मुझे लगा यार ये हैबिट दोबारा डेवलप करनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ कि यार हाँ, बट ऑब्वियस सी बात है कि देखते तो हैं ही, ज़रूरी भी है आपको अगर वक्त के साथ बदलना है तो। यस, मुझे अगर लगता है ओवरऑल अगर मैं देखूँ ना, तो अगर मान लीजिए अगर आप 14 घंटे जागते हैं और आप 8 घंटे सोते हैं, 8 और 14 तो 22 कितने हुआ ना घंटे भाई, रील? 16 घंटे जागते 2 घंटे रील? हाँ? हैं। 2 घंटे तो हो जाते हैं, मतलब टोटल 2 घंटे आप समझ लीजिए ओवरऑल दिन भर में। वो सिर्फ रील नहीं, और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्क्रीन टाइम पूरा। सर जैसे रील का टैब आपने खोला, एक वो होता है कि एल्गोरिथम कि आपको उस तरह की रील आती रहेंगी। जैसे आजकल मेरे टैब में कपल रील्स बहुत आती है हर दूसरी रील कपल। तो आपके क्या रील्स आजकल हर तीसरा रील मेरा जो है वर्कआउट से एंड लूज बेली उसके आ रहा है। क्योंकि क्या हुआ, मेरे को ये था कि यार मैं अभी आउटडोर शूट्स पे जाता हूँ ना, मैं थोड़ा सा वर्कआउट, और मुझे वर्कआउट का बहुत शौक है। तो जब तक बॉम्बे में काम कर रहा हूँ तब तक तो बहुत रेगुलर रहता हूँ। आउटडोर में कहीं मैं फिसल जाता हूँ डिसिप्लिन में। तो मैं ऐसे वीडियोस देख रहा था यार जिसमें ना कि 15-20 मिनट का एक वर्कआउट हो जो पूरा फुल बॉडी का कर दे। तो अब पिछले दिनों से यही हो रहा है। तो मैंने क्या किया है, आप अपने आप को भी व्हाट्सएप कर सकते हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ, जो मुझे पसंद आते हैं ना, कि ये 15 मिनट वाला है, ये 20 मिनट वाला है, ये सिर्फ एब्स का है, तो मैं उसको लिंक को कॉपी करके अपने आप को ही पोस्ट कर देता हूँ। और अब मैंने ये तो आजकल मैं देख रहा हूँ यार बंद ही नहीं हो रहा। तो मुझे लग रहा है कुछ और देखना पड़ेगा, थोड़ी टाइमलाइन सर अभी आप बोलो, मैंने अभी कुछ बोल दो, कार लेनी है मेरे को। कल मैं बोल रहा था थार लेनी है, भाई थार थार आ गई मेरे सामने, फर्स्ट रील थार की। तो ये ऐसा तो होता है ना। हाँ सर, ये तो यार, ये तो सुन रहा है सर, AI सारी ये बातें। सब सुन रहा है सर। ये तो अभी रिकॉर्ड भी कर रहा है शायद। पता लगा इसने अपना पॉडकास्ट बना के तुमसे पहले इसने पोस्ट भी कर दिया। किसने रिव्यू भी डाल दिया उसका। बोल नहीं सकता वरना बीच में बोल दे, इस पे ही बताओ कुछ। तो सर आपको मेरी रील कैसी लगती है? नहीं अच्छी लगती है। तेरी वजह से सुबह सुबह देखना मन किया। अरे यार ये कौन दिख जाता है सुबह सुबह, ये नहीं यार, रेजोल्यूशन। मैंने तुम्हारा रील देखा ना, तो तुम्हारा देखो, कोई भी चीज़ जब कैची बनती है तो उसका एक यूएसपी होता है। तुम्हारा वो जो एक मेरे को पता है क्या कि हर समय ऐसा लगता था कि खुंदक वाला आदमी दुनिया से नाराज है, ये लड़का है ना, ये नाराज है, इसको प्रॉब्लम है लाइफ में, इससे प्रॉब्लम है, इससे, तो ये अपनी नाराजगी, वो तुम्हारा स्टाइल था, वो तुम्हारी, आई थिंक वहाँ से मैं अट्रैक्ट हुआ उस रील्स पे और मैंने फॉलो करना शुरू ये किया। 2020 की बात है, और जब मैंने कंटेंट शुरू किया था तो एक दिन मेरे पास अनूप सर का मैसेज आ गया आउट ऑफ नोवेयर। पता नहीं क्या था कि गुड लक और गुड रील्स, रील तो तब थी नहीं, गुड वीडियोस। भाई मैंने मचा दिया। मैंने सब लोगों को भेजा मैंने स्क्रीनशॉट। मुझे यार अच्छा लगता है, मतलब कि किसी को अगर बोलो, मुझे लगता है कि ये एक जो क्वालिटी है ना, दूसरों की तारीफ करने की, दूसरों के काम करने, ये हमको अडेप्ट करनी चाहिए। मतलब मेरी भी करें तारीफ, ऐसा नहीं है, मेरे भी काम की तारीफ लेकिन मुझे लगता है कि बोलना चाहिए। हम लोग कई बार क्या होता है, हम बोलते नहीं हैं। और ये मुझे मैंने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया, सच बात बताऊं, डेलिबरेटली प्रैक्टिस करना शुरू किया। मैं जैसे
एक एक्टर है, नया लड़का है, विश्वास जेठवा, वो मैंने उसको देखा था एक सीरीज़ में, ह्यूमन नाम की सीरीज़ में, और मैं उसको पहचान नहीं पाया ये कौन एक्टर है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बाद में मुझे पता चला ये वो एक्टर है, इसने ये, तो वो मुझे अभी एक फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स में मिल गया। तो आई वेंट टू हिम एंड आई कुड सी कि यार अच्छा लगता है सबको। देखो कोई भी आर्टिस्ट होता है, जब आप उसके काम की तारीफ करते हैं तो अच्छा तो सबको लगता है। और अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेक करो, अगर जेन्युइनली अच्छा लगा है तो बताओ ज़रूर यार, एक्सप्रेस करो। तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ भी यही किया मैंने। तो आपको राजेश की रील क्यों नहीं अच्छी लगती? मैं तेरी तरह गुस्से में रहता। नहीं, लेकिन इस तुम्हारे थ्रू फिर मैंने इसको भी, सी देखो क्या होता है, वो लिंक बनता गया। मैं इसके भी मैंने देखे रील्स, कि ऐसा नहीं है। वो ये अलग बात है कि हम मजा नहीं कांटेक्ट में है, आ गए हमारा कॉन्वर्जेशन शुरू हो गया और हमने नंबर एक्सचेंज कर लिए, हमारी बातचीत हो गई। और लेकिन मुझे याद है कि ऐसा नहीं है, इसके थ्रू भी देखना शुरू किया, नहीं तो फिर मैं आज मना कर देता आने से कि भाई राजेश है तो तू अकेले कर। सर वापस से NSD की तरफ आते हैं। तो कैसा रहा था आपका NSD का टाइम? क्योंकि NSD ना, जैसे मैं मंडी हाउस में 5 साल मैंने थिएटर किया है इधर उधर। मेरा घर भी मंडी हाउस के बहुत पास है। अच्छा, तो हम लोग लोगों ने उधर देखा घूमे, है, बहुत कल्चर घूमे, देखा है पूरा। जो आप पार्क है वो बीच में, और वहाँ मतलब वहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पे झोले इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होते रहते हैं, प्ले पढ़ा जा रहा है, प्ले पढ़ा जा रहा है, तो ये बड़ा एक बनेगा, अच्छा सा अलग आर्टिस्टिक माहौल है, आर्टिस्टिक प्योर आर्टिस्टिक माहौल है। और वहाँ पे गैलरीज, आर्ट गैलरीज हैं, लाइब्रेरी है। वहाँ जाके लगता है कि हाँ आर्ट तो यहीं बैठा है। ये बात मैं अग्री करता हूँ यार। लोग मत्था टेकते हैं, दिए जला के जाते दिए हैं जला सर के वहाँ जाते पे। मैंने कई ये देखा मैंने कितने नहीं देखा। जज्बाती होते हैं। वहाँ एक पेड़ था जो अभी गिर गया है, बहुत पुराना पेड़ था। बाहर की बस हाँ, NSD के उधर, कैंपस के बाहर। NSD के बाहर उधर की तरफ, श्री राम सेंटर की तरफ। अच्छा, तो वहाँ पे लोग दिए जला के जाते हैं दिवाली पे, क्योंकि उसको भी घर मानते हैं वो लोग। तो बड़ा जज्बात से जुड़े हैं मंडी हाउस से। चाय की टपरियां हैं, 2 लोग इधर बैठे हुए बात कर रहे हैं, 2 लोग उधर बात कर रहे माहौल हैं। बड़ा अच्छा होता है वहाँ का। तो आपके कैसे रहे सर 3 साल? यार सच में बहुत अच्छे रहे। मैं मतलब आई एम रियली थैंक गॉड कि मैं चला गया NSD और मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, क्योंकि यार मैंने जैसा पहले भी कहा कि ना, मेरा उस तरह का एटमॉस्फेयर था नहीं लिटरेचर। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ लिटरेचर इन द सेंस कि मैं कोई हार्डकोर लिटरेरी आदमी बन गया हूँ अभी, लेकिन मेरे लिए हर चीज़ नहीं थी। तो मैं ना ईगर था जानने को। जैसे मेरी क्लास में कुछ एक्टर्स थे। NSD में कैसा होता है ना, अभी स्कूल में जब आप जाते हो तो अगर आप 4th क्लास में हो तो ज़्यादातर बच्चे वो आपकी ही उम्र के होंगे। मतलब हो सकता है 6-8 महीने का फ़र्क होता है ऊपर नीचे, कि कोई आपसे 3 महीने छोटा होगा या 4 महीने बड़ा होगा। NSD में ऐसा नहीं होता। हाँ, हर एज ग्रुप NSD में मैं 20 साल का हूँ तो मेरी क्लास में 26-27 साल वाले लोग भी थे, और वो मेरे दोस्त हैं। चाहे वो, जबकि अगर देखा जाए तो जब वो 20 का होगा तो मैं 12-13 का होऊंगा, तो मैं उसको तो आप अंकल ही बोल दो, कई बार भैया बोल दो, बड़े भैया बोल सकते हो। तो लेकिन वो हमारे बैचमेट थे, उनका अपना एक्सपीरियंस था। उन्होंने थोड़ा थिएटर भी काफ़ी प्रोफेशनली भी किया हुआ था, नॉलेज भी थी उनको, लेकिन मेरे लिए सब कुछ नया था। तो मैंने यार कोशिश तो पूरी की कि जितना मैं ग्रैस्प कर सकता हूँ कर लूँ, जितनी नॉलेज, नए नए राइटर्स के नाम, बड़े बड़े राइटर्स के नाम पता चले। रंगमंच, भैया रंगमंच में भी कैटेगरी थी, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ा जाता था, मॉडर्न इंडियन ड्रामा, क्लासिकल इंडियन ड्रामा, वेस्टर्न ड्रामा। शुरू से पहले 6 महीने तो मुझे एक बार फिर और समझ में आया कि नहीं यार, देयर इज मोर टू इट, देयर इज लॉट ऑफ, अगर ठीक है देखो, एक्टिंग जैसा अभी तुमने थोड़ी देर पहले कहा था, एक्टिंग तो सब करते हैं। हाँ, हम सब कर ही लेते हैं। एक्टिंग ऐसा वाला प्रोफेशन है कि यार किसी को बोलो तो कॉन्फिडेंटली कर ही देता है आदमी। लेकिन अगर आप एक्टिंग की क्राफ्ट को, जहाँ आपको थोड़ा लीक से अलग हट के अपनी पहचान बनानी की, नहीं यार ये कुछ करता है, यार ये अलग करता है, इसका काम जो है ना टच करता है, अपने दिल को टच करता है, तो उसके लिए थोड़ा डीपर तो जाना पड़ेगा। यही मुझे लगता है कि इस वजह से ना मुंबई में हम लोग कहते हैं ना कि बहुत भीड़ है, कंपटीशन इस वजह से भी है, क्योंकि जो आपने बताया कि एक प्रोसेस, वो सबको नहीं पता कि होता भी है। सबको वही लगता है कि लाइंस 2 कैरेक्टर करते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि वो भी है, और कई बार वो वर्क भी कर जाता है। वर्क भी करता है, ऐसा नहीं खुद का अपना भी है। सी देखो, मैं ये कहूँगा कि ये नहीं कोई सोचे कि भैया आपको मतलब बड़ी डीप एक्टिंग की पढ़ाई करके जानी है तो ही आप एक्टर हो, ऐसा कोई, भैया ये तो ओपन स्पेस है। इसमें ये यहाँ पे अब हम कहानियाँ सुनते हैं कि अरे वो 10 साल से धक्के खा रहा है, वो 15 साल से धक्के खा रहा है,
और फिर 15 साल बाद ऐसी लॉटरी लगी कि फिर पीछे मुड़ के देखने का वक्त नहीं। ये अनएक्सपेक्टेड जो एक अनसर्टन जो माहौल है वो क्यों है इस प्रोफेशन में? उसका रीज़न ही है कि यार ये प्रोफेशन स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन है ही नहीं। भाई अगर मेरा एक डॉक्टर दोस्त है, ठीक है, वो ये कर सकता है, अरे यार अनूप यार तो तेरा यार एक्टिंग फील्ड का मेरे को भी बड़ा शौक था यार, तुझे याद है हम हॉस्टल में अपन कॉलेज में करते थे एक्टिंग यार, प्ले में। मैं बोलूँ हाँ यार तू अच्छा करता था उस वक्त। हाँ यार अभी क्या है ना, रोज रोज साला हॉस्पिटल जाओ, वही केसेस देखो, पेशेंट्स को देखो, फिर इतने बजे कॉल है, ऑपरेशन करना है, ये करना है, हो गया यार अभी पैसा भी है अपने पास बहुत, मैं आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक यार, आई वॉन्ट टू परस्यू माई पैशन। तो ये पैशन है। तो उसने डिसाइड किया, और अफोर्ड कर सकता है, फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकता है, उसने डिसाइड किया कि भाई चल अपन थोड़े दिन क्लिनिक बंद करते हैं अपना, और दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में, बम्बई में रहता हूँ तो फिल्मों के लिए सीरियल। ये सच बात है? नहीं बता रहा हूँ एग्जाम्पल। नहीं कितने एग्जाम्पल तो है ही ना। हाँ, मतलब सर जैसे हमें भी बोलते हैं लोग, हम ये तो नहीं कर सकता ना, मैं एक्टिंग छोड़ के डॉक्टर मैं दुकान खोलूंगा। बिल्कुल सही बात, तो मैं इसी पे आ रहा था। तो उसने किया और पता लगा थोड़े दिनों में आपने देखा उसको, अरे यार वो फलानी पिक्चर में वो बना था, अरे यार वो फलानी पिक्चर में वो बना था उसका। ठीक है, हो गया उसका काम, चाहे वो किस लेवल पे गया मुझे नहीं पता, लेकिन भाई क्या मैं कह सकता, अरे यार रोज शूटिंग यार, वही रोल सेम रोल ऑफर हो रहे हैं यार, मेरे को मजा नहीं यार, कोई चैलेंजिंग रोल नहीं मिल रहा यार। यार मैं कल से तेरे क्लिनिक में आ रहा हूँ यार, तो काम किया कर यार, तू कितने बजे आता है? तू 12 से 3 आता है ना, 4 से 6 मैं बढ़ जाऊंगा, मैं देख लूंगा यार, क्या इंजेक्शन ब्लड प्रेशर वगैरह मैं चेक कर लूंगा यार, देख लूंगा। नहीं कर सकते भाई अपन। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ना इस फील्ड में, वो इसी बात की है। तो आपको सर्वाइव अगर करना है तो आप किस पे सर्वाइव करेंगे? भाई लक पे तो आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते ना। आप ये सोच के बढ़ो मेरी किस्मत पे, अरे किस्मत तो अपना काम करेगी ना। तो अपना काम यही है, अगर आप इस अनसर्टन फील्ड में है, कि आप अपने काम को पॉलिश करते रहें, ताकि अगर आपका काम पॉलिश रहेगा ना, तो लंबे समय तक टिक पाओगे। बाकी एक आध कोई काम आ गया, वो हिट हो गया, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप हर बार तो हिट नहीं होंगे आप। ये एक नेचर का एक लॉ है, हर चीज़ तो सही टारगेट पे नहीं लगती ना। कई बार नहीं लगेगी, फिर आप कहाँ जाओगे? तब आपको आपका क्राफ्ट, आपकी नॉलेज उस फील्ड के बारे में, उसके बारे में, वो आपको सेन रखेगी, बचा के रखेगी। तो मुझे लगता है कि शायद वो एनएसडी ने मुझे एक बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया मेरा। और जैसे मैं एनएसटी तो मैं नहीं कर जैसे मैं भी जैसे पढ़ता था, थिएटर करता था, और जैसे एक्टिंग टेक्निक्स जो हैं, जो स्टेनिस्लेवस्की, स्टेला एडलर और मीजनर, तो हम पढ़ते सबको किताब पढ़ते सबकॉन्शियसली ना, आपको भी नहीं पता। टेंशन मत लो ज्यादा यार, मनोज वाजपेयी ने भी 3-4 बार ट्राई किया था, नहीं हुआ उसका। मतलब लेकिन देखो ना, दुनिया उसके एक्टिंग की तारीफ करती है, उसके काम का लोहा मानती है, उसको पसंद करती है, एंड ही इज सक्सेसफुल। तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप में वो कहते हैं ना जील होनी चाहिए, वो आपको ईगरनेस चाहिए। अब तुम में ईगरनेस है, तुमने पढ़ लिया सैनफोर्ड माइसनर को, और ये थोड़ी वेट किया कि जब एनएसडी में एडमिशन होगा तभी पढ़ूंगा इसको जाके यार, तो तुमने पढ़ लिया ना, तो तुम्हारा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, तो आप एक्टिंग के अपने उस पैशन पे, स्किल पे अपने काम करते रहो ना, किताबें पढ़ते रहो, और ज़रूरी नहीं है कि किताबें पढ़ के भी आ जाएगी एक्टिंग। पता नहीं क्या होता है। सर जैसे हम वीडियोस बनाते हैं, तो हमारे दोस्त जो पुराने, यार एक वीडियो में हमें ले ले यार, मुझे रील में ले ले, तो आपको दोस्त लोग बोलते हैं कि यार एक फिल्म में कुछ कैरेक्टर मेरे लिए भी ले ले यार, मुझे हीरो बना दे यार, ऐसे कुछ बोलते हैं? आई थिंक मजाक में कहते हैं, सीरियसली मेरे ज़्यादातर जो स्कूल कॉलेज के दोस्त हैं, एनएसडी वाले तो सारे ही, वो तो कॉम्पिटिटर हैं लेकिन एनएसडी के पहले के जो दोस्त हैं, वो ना, उनका ऐसे रहता है, वो टिपिकल जो एक बहुत ही क्लीशेड स्टाइल होता है ना, अबे यार मैं आ रहा हूँ यार, 15 दिन की छुट्टी पे आ रहा हूँ यार, मेरे को भी लगवा दे यार, कहीं इधर उधर लगवा दे यार, करवा दे एक आध रोल यार, अपन कर लेंगे। तो वैसे मजाक में होता है, बट आई थिंक अब सर ऐसे आपने बहुत सारे प्लेज करे होंगे, तो कभी ऐसा हुआ है कि स्टेज पे कुछ ब्लंडर हुआ हो, ऐसा बड़ा वाला, या अरे यार जैसे एक क्या मतलब, हजारों। कोई किस्सा बताओ। बहुत यंग एज में हुआ था, जब मैं एनएसडी भी नहीं गया था, जयपुर में ही हम एक नाटक कर रहे थे, बहुत फेमस नाटक है उन दिनों हिंदी लिटरेचर में, बकरी नाम का एक नाटक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, तो मैं नेता बना था उसके अंदर। अभी यार क्या होता है कि आपका चेंजेस होते हैं ना कई बार, मेरे को ये सब नाटक में ना, मुझे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस होता है ना, वो होता है एक सीन से दूसरे सीन के बीच में जाके कपड़े बदलने का जो होता है ना, लाइट ऑफ, बहुत स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि जल्दबाजी में करना होता है, और पीछे इतनी लाइट भी नहीं दे सकते। तो एक बार ऐसा हुआ था, ये बकरी में, ये जयपुर में रविंद्र मंच पे हुआ था, तो मुझे जाके बदल के कुछ पजामा चेंज करना था, पजामा ही कैरेक्टर में था, लेकिन सफ़ेद की जगह दूसरा कलर का पजामा पहनना था,
और वो तुमने देखा नाड़ा एक तरफ से अंदर चला जाता है हैं? तो वो अब बाहर जाके चेंज किया तो दूसरी साइड ही नहीं मिल रही उसकी Shit, उधर से अब ज्यादा गैप भी नहीं हो सकता ना यार भाई, लाइट होने लगेगा। फेड आउट किया हुआ है, फेड इन करना है उसको जल्दी, कैसे भी करके वो अंडरवेयर के इलास्टिक में मैंने ना ऐसे घुसेड़ दिए और फिर पूरे टाइम यही चलता रहा कि अरे पीछे से थोड़ा निकल रहा है, पीछे से थोड़ा निकल रहा है। तो मैं कभी भी मौका लगता था तो बात करते करते यूं ऐसे थोड़ा दबा लिया। फिर रीसेंट ब्लंडर हुआ था, वो ब्लंडर तो नहीं कहूँगा, वो पता कैसे होता, हमारा एक नाटक है बालीगंज 1990, इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर शो, और उस प्ले में 2 ही कैरेक्टर्स हैं, और वो 2 कैरेक्टर्स जब एक बार स्टेज पे आते हैं ना, वो सस्पेंस थ्रिलर है, लेकिन नाटक में सस्पेंस थ्रिलर में आपको लगता है ना कुछ मिस्टीरियस लाइटिंग होगी, वो नाटक बातचीत में ही मिस्टीरियस है, लिखा ऐसा हुआ है। तो ना तो फेड आउट होता है, एक बार भी फेड आउट नहीं होता, और मैं स्टेज पे आता हूँ तो जब नाटक खत्म होता है तभी वापस जाता हूँ। तो अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, कुछ हो जाए, मुझे प्यास लगे, कुछ लगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे बाथरूम जाने की नौबत पड़े, कुछ नहीं। कितने घंटे का था? 1 घंटे 25 मिनट। तो 1 घंटे 25 मिनट अब मैं स्टेज पे हूँ, अब मैं फंबल मारूँ, कुछ मारूँ। तो हम लोग सेंट एंड्रूज करके एक ऑडिटोरियम है बैंड्रा वेस्ट में, वहाँ शो चल रहा था। तो एक बहुत ही क्लाइमैक्स पे पहुँच चुका है जहाँ ये आदमी ना फंस गया है पूरी एक सिचुएशन में, एक मर्डर में फंसा हुआ है ये पूरा, उसको फंसा दिया गया। और ना उस वक्त ना एक लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, तो वो पानी लेने जा, दैट इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले, ऑलमोस्ट क्लाइमैक्स पे आ चुका है प्ले। वो पानी लेने जाती है, तब तक ना एक गाना चलता है, और ये आदमी, मैं एक्सप्रेशंस देने होते हैं मुझे, इधर से मूवमेंट करता हूँ मैं, जहाँ लाश पड़ी है उस कमरे के पास जाता हूँ, ये सब मैं कर रहा हूँ, और फिर एक पॉइंट पे थक के ऐसे हो जाता हूँ कि यार मतलब कहाँ फंस गया यार, इस साला मैं बुरी गलती कर दी आज यहाँ आके, यार ये नहीं करना, ये सब मेरी एक्टिंग चल रही है। अचानक मैं ऐसे देख रहा हूँ, नज़र देखी मुझे, एक पूरी रो उठी बाहर जा रही है। फिर उसको देख के और 5 लोग उठे बाहर, इतना घटिया लगा क्या इनको नाटक, बहुत ही मतलब सडन में देख रहा हूँ एक रो, मतलब एंड एंड्रूज इज अ बिग ऑडिटोरियम, छोटा ऑडिटोरियम नहीं है। वो जा रहे हैं और शिट यार ये क्या, और समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूँ। ऑब्वियसली यार लाइव परफॉर्मेंस में ऑडियंस उठ के जा रही है। सडनली थोड़ी देर में पता है क्या हुआ, सारी लाइट्स, थिएटर की भी लाइट्स ऑन हो गई, सब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना थिएटर की भी लाइट्स, थिएटर में डार्क होता है ना, वो भी ऑन कर दिया। और फिर एक अनाउंसमेंट हुआ, पता चला जी हमारे विंग्स में एक लाइट थी जिसके ऊपर वो जिलेटिन पेपर लगा हुआ था, वो बर्न करना शुरू हो गया। अच्छा। और लोग घबरा के ना एंटिसिपेशन में जो है, ऑब्वियसली जो विंग्स में लोग थे बैक स्टेज के, उन्होंने देख लिया था और शायद उन्होंने उस लाइट को पीछे खींच भी लिया था और उसको ठीक भी कर दिया था। मुझे तो पता भी नहीं चला कि मैं परफॉर्मेंस कर, लेकिन ये ऑडियंस शायद एक एंटिसिपेशन में, घबराहट में, उनको लगा कि यार इससे पहले कोई बड़ा हादसा हो जाए, और उन्होंने निकलना शुरू कर दिया और बंद हो गया लाइट। और मैं देख रहा हूँ ये क्या हो गया, और पीछे से फिर अनाउंसमेंट आता है हमारी टीम वालों का, एक्सट्रीमली सॉरी, कोई ऐसी बड़ा हादसा नहीं हुआ है जी, वो एक जिलेटिन पेपर था लाइट के ऊपर, वो जल गया है, उसकी केयर कर ली गई है, प्लीज़ आप लोग बैठ। और मैं स्टेज पे खड़ा हूँ। फिर मैंने क्या किया, मैं चला गया, मैं कहा ये क्या साला, पूरा वो क्रेसेंडो ब्रेक हो गया पूरा का पूरा। मैं अंदर विंग्स में चला गया वापस, और मैंने विंग्स में जाके एक बैक स्टेज के लड़के को बोला, मैंने कहा यार वहाँ पीछे फ़ोन करके बोलो भाई अभी पूरा अंधेरा करें स्टेज पे भी और ऑडियंस में, जब से सेटल हो जाए और मैं आके पोजीशन लूँगा, फिर तुम उनको क्यों देना धीरे से लाइट ऑन करने की, और सिर्फ सेम पॉइंट से मैं उसी जगह खड़ा रहूँगा। तो फिर अनाउंसमेंट हुआ कि देखिए जिन लोगों को जाना है वो जा सकते हैं, अब हम प्ले दोबारा से शुरू कर रहे हैं, तो अभी आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, इट्स एवरीथिंग इज़ टेकन केयर, मतलब स्टाफ ने सब केयर कर लिया है। फिर बैठे, फिर जाके फिर वहीं से फिर से वही एक्टिंग चालू कर दी। जैसे कॉलेज में नुक्कड़ नाटक करते थे हम लोग, तो नया नया जोश होता है ना लड़कों में कि यार मैथड एक्टिंग कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो हम लोग प्ले करते थे जूनियर्स के लिए कि भाई देखो ऐसा सोसाइटी है, तुम भी ज्वाइन कर सकते हो। तो तो उधर एक पता नहीं कौन सा नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, उसमें फांसी लगानी थी उसको ना, एक बंदे को फांसी लगानी थी सर उसको, वो चूतिए ने फांसी लगा ली, उसका गर्दन मुंह लाल हो गया उसका, वो नीचे गिर गया, बेहोश हो गया, प्ले रोक दिया हमने, उसको उठाया, सबको लगा गया है। तो इतनी मेथड एक्टिंग में चला पता नहीं क्या, उसको उठाया, उसको पूछा क्या हुआ, कहता पता नहीं, मैं तो सोच रहा था नेचुरल लगेगा नेचुरल लगेगा। ऐसा हादसा हुआ था एक बार। एक हमारे सर थे, तो पता नहीं वो सन की सर थे, पता नहीं क्या थे, प्ले चल रहा है और सर वो चलते प्ले में ना, वो प्ले में वो भी थे डायरेक्टर थे, वो भी एक्टर थे, हाँ, और हम भी एक्टर ही थे। तो वो प्ले चलते में किसने गलत पोजीशन ली, वो थप्पड़ मार देते थे थप्पड़ मार देते थे वो चलते नाटक में। हाँ, जैसे आगे पोजीशन उसकी आगे, लाइट पीछे है, तो उसको पकड़ के पीछे खींच देंगे।
और मतलब चाहे वो नाटक में कैरेक्टर को उसको मारना है नहीं मारना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मतलब वो तो था कि गांव वालों की पंचायत है, अच्छा तो वैसे तो करके वो कर जाता वो था, उनको हाँ। वैसे लेते थे, हाँ। बट तमाचा मारते थे सीरियसली। अरे बाप। सर एनएसडी हो गया, थिएटर हो गया, अब आप बॉलीवुड में आए और शायद आपने साल 2000 में डेब्यू किया था फिल्म से, फिजा से शायद, फिल्मों में 99 में किया था, 99 पहली में। फिल्म गॉड मदर की थी। गॉड मदर, और आज 2022 हो गया, तो अब तक का कैसा आपको सफर लगता है अपना? यार पता है क्या, जब बॉम्बे आए थे ना तो मतलब एक तो था चलो ठीक है यार, जो 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 काम करने आए हैं उसकी नॉलेज है, एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ भाई काम आता है, मतलब है ना कि भाई प्लम्बर बने हैं तो हाँ, आती है, ना, plumbing नल तो ठीक कर हाँ, दूंगा मैं। नल वल चेंज कर लेंगे, दिखा दो तो मुझे ये बस। कॉन्फिडेंस तो था। हाँ। लेकिन उस वक्त का माहौल अलग था, यू नो, ऑर्गेनाइज्ड सेटअप, कास्टिंग डायरेक्टर्स, ये वो नहीं सब था। थे ही नहीं उस समय नहीं थे। उस समय, कुछ नहीं था उस समय। Casting तो तभी आई डायरेक्टर ना, का असिस्टेंट जो होता था ना मतलब भाई हीरो हीरोइन तो बड़े स्टार्स तो डिसाइड हो गए, और जो दूसरे रोल्स हैं, या अगर अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये डिसाइड करें कि अच्छा यार हीरो हीरोइन के बाद ना ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रोल्स हैं, अब अगर वो डिसाइड करें कि भाई जो एस्टैब्लिश कैरेक्टर एक्टर्स हैं उनको बुलाना है, तो वो खुद ही फिर होता था यार नहीं यार इनमें ना एक दो कुछ अच्छे एक्टर लेके आते हैं, वो थिएटर वाला कोई लेके आते हैं, वो सारा काम असिस्टेंट को सौंप दिया जाता अच्छा। तो समझ में नहीं आता था कि अप्रोच किसको करें, किसको फोन करें। ना व्हाट्सएप के भाई मैसेज कर दिया, ना इंस्टाग्राम की डीएम मार के रीच आउट कर लिया, ये सब तो थे ही नहीं। फिर कैसे होता तो था? दिमाग फितूरी दिमाग चलता था। मैं सच बात बताऊं, मैंने कई तरीके सोचे, किया इसमें से कुछ भी नहीं। हमें बता दो। एक किया, काम आ जाएगा हमारा। नहीं एक तरीका अपना लिया, उसको प्रैक्टिकली किया। पहला तरीका, पता नहीं क्यों ये सब तरीके दिमाग में आए, पहला तरीका पता है क्या आया कि यार बड़े स्टार्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर तो 5 स्टार होटल में जाते हैं, तो ना पढ़े लिखे तो हैं, अंग्रेजी भी बोलनी आती है, इंग्लिश भी है, थोड़ा सा मतलब प्रेजेंटेबल हैं, और बातचीत करने में मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं, तो मैंने बोला यार कहीं ना ऐसे किसी 5 स्टार होटल में ना किसी कॉफी शॉप में वेटर की नौकरी ले लेते हैं। वहाँ क्या होगा, मतलब सच में मुझे लगा कि वहाँ घूमेंगे, वहाँ बैठा नहीं नहीं जाएंगे, अरे वाह। यार क्या घंटा घूमेंगे, पैसे ही नहीं, मतलब बहुत, ये तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना कि हम 5 स्टार होटल में जाके चाय पी लें, वहाँ उठे बैठे। वो आजकल बहुत सारे एक्टर्स करते हैं, तुमने देखा होगा, सोहो क्लब की हाँ सर, membership आजकल ले बहुत ली। होता है, कैफे में बैठे रहते हैं अरे ऐसे वो ही। सर वो पेपराजी सिस्टम क्या है? यही तो है कि मैं जा रहा हूँ, मेरी फोटो खींचने आ जाना, दिखता रहे लोगों को, हल्ला और मचा है। पता लगा जैसे वही ये सब सोहो क्लब टाइप्स के क्लब्स हैं, लोग वहाँ मेंबरशिप, अब वो अफोर्ड कर सकते हैं, मेंबरशिप ले लेते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, तो वहाँ मुलाकात हो जाएगी। अब हम तो देखो आइडिया वही है, ठीक है। हमारे दिमाग में भी बजट आइडिया वही हमारा है कम है, कि तो भैया कम है। फिल्म डायरेक्टर्स जो हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, ये 5 स्टार होटल में जाते हैं, तो लेकिन अब हम क्योंकि पैसे नहीं है तो हम वहाँ वेटर बनने की सोचेंगे, ये नहीं कि वहाँ मेंबरशिप लेके या चाय पीने जाएंगे। तो मैंने बोला ऐसा कर लेंगे, और स्मार्टली तो बात करेंगे, नौकरी तो मिल ही जाएगी, टेम्परेरी नौकरी ले लेंगे, और फिर जब देखा कोई प्रोड्यूसर है, उसी की टेबल पे अपन ही सर्व चाय करने मैं ले जाएंगे, जाऊंगा। चाय करते करते। एक्टर हूँ ये बोलना तो बहुत ही हल्की बात है ना, एक्टर तो हर दुनिया एक्टर। सर आई एम फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सर, 3 साल की ट्रेनिंग लिया हुआ एक्टर यहाँ चाय बांट रहा है, तो यहाँ ही जरूरत नहीं तो कर फिर रहा वहीं से सर मैं ये अच्छा आइडिया है सर, ये तो। आइडिया अच्छा था, लेकिन मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया अच्छा, कभी, इसको नहीं क्योंकि कर उसके लिए यार नौकरी के लिए, तो मतलब ऐसे फितूरी दिमाग। फिर दूसरा आइडिया आया, असिस्टेंट बन जाता हूँ, जो ये कि आज भी बहुत आज भी सारे चल रहा एक्टर्स है, करते सब हैं, यही करते है ना। हैं। ये भी मैं नहीं कर पाया, क्योंकि ऑब्वियसली कि पैसे नहीं मिलते थे उस जमाने में असिस्टेंट डायरेक्टर को ज़्यादा। 100 रुपये कन्वेंस दे देते थे, बोलते थे 50-100 रुपये कन्वेंस दे देंगे, आने जाने का ऑटो का खर्चा टाइप का। तो मैंने कहा नहीं यार, अपन असिस्टेंट, तो असिस्टेंट बनूंगा, और एनएसडी से हूँ, डायरेक्टर को बोलूँगा जब हीरो का सोलो होगा ना, क्लोजअप लगेगा, क्यों मैं दूंगा, और साला क्यों ऐसा दूंगा कि डायरेक्टर का ध्यान हीरो से हटके मेरे पे जाएगा। अरे वो बड़ा फिल्म अच्छा है ना, क्यों दे गोविंदा रहा है? गोविंदा की फिल्म है जो, गोविंदा की, ये कौन बोला है? अवतार, हाँ मैं मुजरिम हूँ वाला। हाँ, मुजरिम तू हूँ। कर सकता है, तू कर सकता है, करके दिखा। तो वही वाली याद है कि यार क्यों देगा डायरेक्टर, हीरो को नहीं देख रहा, ये साला क्यों बड़ा अच्छा दे रहा है, अरे तुम मुझसे बाद में मिलो। तो ऐसा लगता था ऐसा चमत्कार हो जाएगा। तो ये भी नहीं लेकिन किया आपने? ये मैं इसलिए नहीं कर पाया, सच में मैं करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने बोला यार पैसे वैसे नहीं देंगे, तो मुझे लगा यार मकान का किराया कौन देगा भाई, अगर ऑटो रिक्शा में ही खर्च हो जाएंगे 100 रुपये तो आने जाने के। तो आजकल ये कास्टिंग असिस्टेंट बन जाते हैं लड़के। हाँ तो समथिंग लाइक दैट ऐसे, हाँ ये भी कुछ। तीसरा तरीका मैंने कैसे अपनाया, मैंने एक फिल्म मैगजीन में पढ़ा कि साहब गुलशन ग्रोवर को कैसे काम मिला था। अब गुलशन जी सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा सुन के। तो गुलशन जी भी मतलब अच्छे उससे थे, लेकिन कॉन्टैक्ट उनके भी ज़्यादा नहीं थे, तो वो उन्होंने रोशन तनेजा जी के यहाँ से एक्टिंग कोर्स किया था, और मतलब हमने भी बहुत नाम सुना था कि रोशन तनेजा बहुत जी famous, बहुत आज तक आज तक famous फेमस हैं वो। तो फिल्म स्टार्स लोग के बच्चों को और फिल्म किड्स, स्टार किड्स को सब वही पढ़ाने जाते थे। तो मैंने उनका इंटरव्यू कहीं पढ़ा कि वो
रोशन तनेजा जी के यहाँ से एक्टिंग सीखे हुए थे, लेकिन अब काम वाम ढूंढ रहे हैं। तो रोशन तनेजा जी को पर्सनल ट्रेनिंग का जॉब मिला संजय दत्त की, क्योंकि संजय दत्त लॉन्च होने वाले थे रॉकी में। अच्छा। ये मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था उनका, तो उनको कोई चाहिए था यार, क्योंकि अब संजय दत्त को पढ़ाने जाओगे आप या किसी भी एक्टर को, तो आपको एक एक्टर चाहिए ना, वो कम्युनिकेशन के लिए, इंटरेक्शन के लिए, कोई सीन क्रिएट करना है या इम्प्रोवाइजेशन करवाना है। तो उन्होंने शायद इसको बोला होगा, भाई गुलशन तू चलेगा मेरे साथ। अभी ऑब्वियसली एक नया एक्टर दिल्ली से आया हुआ, उसको लगता है चाहे कहीं भी साला जाने का मौका मिले, एक्सपोजर मिले, तो ये कर सकता हूँ। तो रोशन तनेजा जी के साथ गए वहाँ पे, और संजय दत्त के साथ करते थे तो थोड़ी पहचान भी हो गई वहाँ पे। और रॉकी में उन्होंने संजय दत्त के दोस्त का रोल किया, रोल भी मिल गया उनको रॉकी में। ये इंटरव्यू मैंने एक फिल्म मैगजीन में पढ़ा, मैंने कहा बॉस हो गया काम, ये वाला सही है यार, ये काम मिल सकता है, क्योंकि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, 3 साल का एक्सपीरियंस है सीखने का एक्टिंग का, तो यार नौकरी मिल जाएगी। मैंने फिल्म डायरेक्टरी खोलनी शुरू की, उसमें हाथ लगा किशोर नमित कपूर जी का, किशोर नमित कपूर नाम के एक एक्टिंग के इंस्टीट्यूट चलाते थे। अब वो उन दिनों के नए रोशन तनेजा थे, मतलब उनके पास भी फिल्म स्टार्स के बच्चे और ये सब आ रहे हैं। मैंने कहा यार ये गुरु सही है, यहाँ जाते हैं, यहाँ पढ़ाते हैं। और मैंने करीबन 1.5-2 साल वहाँ पे पढ़ाया। 300 रुपये मिलते थे एक क्लास के, मैं हफ्ते में 3 क्लासेस लेता था। सही है। और मतलब उस वक्त सोनाली बेंद्रे, अक्षय खन्ना, प्रिया गिल, ये ऐसे बहुत सारे लोग, तारा देशपांडे, इस ज़माने में जो सब एक्टर्स थे, फलाने फलाने हीरो का बच्चा, इसका बच्चा, उसका बच्चा, ये सब आते रहते थे। तो वहाँ पे भी ये वो मतलब थोड़ी सी सोचा था कि जो कि बन जाएगा, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। किसी एक स्टार किड के लिए किशोर जी ने मुझे बोला यार तुम इनके साथ आउटडोर शूट पे चले जाओगे, इसके डायलॉग वायलॉग का ध्यान रखो। मैंने कहा नहीं भाई ये नहीं, अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी लाइन में, मैं एक्टर बनने आया हूँ कोई। तो वहाँ 1.5-2 साल मैंने पढ़ाया वहाँ पे। आपने बहुत सारे कैरेक्टर किए, आप इतना टाइम से एक्टिंग कर रहे मेरी हैं, मुंह की बात आप तो चलो कंप्लीट नहीं आप नहीं क्या अरे पता कोई मैंने नहीं कुछ है। और बोला। मैं सर तो जैसे आपने इतने सारे कैरेक्टर किए हैं, तो आपको कोई पर्सनल फेवरेट कि यार इसमें मैंने किल किया है? मैं तो हर एक में किल करता हूँ। मैं जो काम करने के लिए हाँ बोलता हूँ उसमें फिर मैं किल ही करता हूँ। लोगों को लगे कि ना लगे किल किया है कि नहीं, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से किल ही करता हूँ। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि भाई मुझे क्या पसंद आता है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि ऐसा नहीं है कि मैं एक्टर हूँ, जैसा मैंने कहा कि मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है, हर तरह के रोल करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ ये मैंने नोटिस किया कि ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, जहाँ इमोशन क्रिसेंडो बहुत अप डाउन होता है, जहाँ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है रिलेशनशिप्स को लेकर, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में भाई इमोशन ही है। सीरियसली आम इंसान की ज़िंदगी में भी तो इमोशन है यार, हम भी तो रिएक्ट करते हैं ना। आपकी ज़िंदगी में बुरा वक्त आता है, अच्छा वक्त आता है, कोई घर में ट्रेजेडी हो जाती है, कोई घर में हैप्पीनेस होती है, तो आप उस इमोशन को रिएक्ट करते हैं। आप अपने भाई से 25 साल बाद मिले अचानक, या आपका बेटा जो है बड़ा बन गया, उसने पढ़ाई लिखाई में अव्वल नंबर लिया है, तो ये फिल्मों में भी सिचुएशन होती है। कितने साधारण इमोशन है, बिल्कुल, और कितने प्योर है, बिल्कुल प्योर है। मतलब एक फादर को अगर ये पता चले कि उसका बेटे ने दिल्ली में टॉप कर लिया यूनिवर्सिटी में, तो उसका इमोशन क्या होगा। तो ये तो मुझे ये रियलाइज हो गया कि मुझे ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल अप एंड डाउन्स, इस तरह के जो ड्रामा होता है ना, उस तरह के जो रिलेशनशिप वाले, वो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे एक फिल्म आई थी कपूर एंड सन्स, बहुत अच्छी कितनी प्यारी, एक घर में आपने फिल्म बनाई, और कितने सबने कैरेक्टर बहुत यार बखूबी मुझे निभाए याद है लम्हे रिलीज हुई थी फिल्म, तो हम तो बहुत ही छोटे थे। लम्हे मतलब छोटे, बहुत भी छोटे नहीं थे, लेकिन हाँ मेरा एक्टिंग का बग हो चुका था। लम्हे अनिल कपूर वाली है क्या? हाँ, अनिल कपूर श्रीदेवी वाली। मैंने वो फिल्म देखी थी जब, तो एज एन एक्टर मेरे को ये था आई विल परफॉर्म वेरी वेल इन दिस रोल। मतलब ड्यूर इस पे अनिल जी ने बहुत अच्छा, मैं अनिल जी का फैन। अनिल जी ने मूंछ हटाई थी इसमें, शायद हटाई भी थी और लगाई भी थी, दोनों कैरेक्टर्स थे, यंग है उसके। तो मुझे वो फिल्म देख के लगा था यार मैं ऐसे रोल करना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत अर्ली स्टेज में अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग रोल्स को लेकर थी, लेकिन बट एज एन एक्टर आप हर तरह के रोल करते हो। मेरी एक वेब सीरीज आने वाली है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो इंडिपेंडेंट, खाकी तो आ चुकी है, एक आने वाली है। कौन सी है सर? उसका नाम है लल्ला, उसका नाम है लल्ला। और वो क्या है, इंडिपेंडेंटली बनी है, किसी प्लेटफॉर्म ने उसको अभी मतलब नहीं बनाया था, एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर ने उसको बनाया था, एक इंडिपेंडेंट कंपनी ने उसको बनाया था। और अब वो उसको ऑब्वियसली दे आर रीचिंग आउट टू, बन चुकी है, कंप्लीट शूट हो चुकी है, अच्छे एक्टर्स हैं उसमें। वो मेरा एक रोल ऐसा है जो मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद मैंने ना एकदम
अच्छा किया। आउट ऑफ द लीक रोल किया। मतलब नहीं, अच्छे तो मैं सब करता सारे हूँ, आउट ऑफ लीक है, मतलब वो उस रोल में आपको देख के लगेगा हाँ यार इसको पहले कभी देखा नहीं है ऐसे रोल में, थोड़ा है वो रुथलेस सा और बहुत ही अलग किस्म का रोल है। सर ऐसा कोई कैरेक्टर जो आप करना चाहते हैं कि ये करके एक्टिंग छोड़ दूं? छोड़ने की बात, एक्टिंग छोड़नी होनी नहीं है। नहीं मतलब मैंने अब एग्जैक्ट कर मैंने दिया, वो कर लिया कि अब मैंने कर लिया। कर लिया, मैं मेरी क्रिएटिव डिजायर से हो गई सेटिस्फाई। अब मुझे जो मिलेगा मैं कर लूंगा। कि ऐसा कुछ आपको करना ही करना है? नहीं यार, ऐसा सच में कोई रोल नहीं है मुझे। मैं जैसा मैंने कहा ना, प्रोसेस में मजा आता है यार। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे को किसी ने बोला अरे यार आप टीवी नहीं करते हो। मैं जैसे अभी कोई टीवी सीरियल के लिए मैं कहता हूँ नहीं यार मैं अभी, फिर अरे आप टीवी यार, मतलब टीवी ने आपको बनाया भाई और आप टीवी नहीं करना चाहते हो। मैंने कहा नहीं भाई, बिल्कुल रिस्पेक्ट है, मैं कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट के चाहे क्राइम पेट्रोल हो, चाहे बालिका वधू हो, इन शोज़ ने आपको पहचान दी है, घर घर में आपका नाम पहुंचाया है। दिल से उसके लिए मतलब ऊपर वाले का शुक्रिया है, ऑडियंस के प्यार का शुक्रिया है। लेकिन मैंने कहा कि भाई मैं टीवी इसलिए नहीं कर रहा हूँ अभी क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ यार, और मैं बहुत लॉजिकल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मुझे कहते हैं अरे सर क्या बहुत अच्छा रोल है सर, मैंने कहा देखिए यार बहुत अच्छा रोल है, लेकिन ये डेली सोप है। अभी तू मुझे बोलेगा कि करो, मैं करना चाहूँगा, 6 महीने 8 महीने 7 महीने वही चलता रहेगा। मैं रोज उसी सेट पे आऊँगा, मैं रोज, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि मुझे कोई डिनाई है उसमें, उससे कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन कर चुका हूँ ना ये तो। अब जो कर चुका हूँ फिर उसको थोड़े कुछ और भी तो करना। मुझे फिल्म वेब सीरीज में क्या मज़ा आता है, एक्साइटमेंट जो लगता है कि यार आपने एक रोल किया, नया रोल है, नया लुक है, नए लोग हैं, नया डायरेक्टर है, नए एक्टर हैं, तो आपकी ग्रोथ तो हो रही है। अब एक बार डेली सोप में आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छा काम किया भाई, वो सीरियल हिट हो गया, 3 साल चल गया, लेकिन मैं तो 3 साल से वही कर रहा हूँ, सही बात है। मेरी ग्रोथ नहीं हो रही उसमें। सर पैसे तो अच्छे मिलते हैं, लेकिन यस, आप पैसे के लिए कितना काम करते हैं? कि ये पैसे के लिए कितना आपने काम किया है कि लगता है कि अब पैसा बहुत हो गया, अब काम करना है? देखो पैसे की तो कोई लिमिट अंत है नहीं, उसका कोई अंत संयम नहीं का है। लालची हैं आप? लालची नहीं हूँ, लालची नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर एक बेंचमार्क जरूर रखता हूँ कि यार इतना तो चाहिए, इतना बनता है यार। हाँ। और अगर इतना सिनेमा से नहीं मिल रहा है तो टीवी से मैं ले लूंगा, ऐसे कुछ है आपके थॉट्स? मैं टीवी देखो फिक्शन तो कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हो ही जाता है काम। मैं प्लेस करता हूँ तो बेसिक थोड़ा बहुत प्लेस से भी, तो मुझे ना वो ऐसा मैडनेस नहीं है मेरे लिए कि मुझे और पैसा कमाना, पैसा काम है कि अच्छा काम। हाँ, मतलब बाय ग्रेस ऑफ गॉड एक बेसिक जो जरूरत इंसान की जरूरतें मैं बताऊं, एक पॉइंट के बाद ना 5-10 करोड़ में और 50 करोड़ की लिविंग में बहुत ज्यादा अंतर सही नहीं बात है। कल ही मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था कि मेरे पास इतना पैसा है 5 करोड़, किसी के पास 100 करोड़ है, तो मैं भी बिजनेस क्लास से ट्रैवल कर सकता हूँ, वो भी कर रहा है, तो मेरी भी बिल्कुल। नीड्स है। हाँ सी देखो देखो आपका जो लिमिटेशन है वो तो उतना ही रहेगा ना। अब मैं कहूँ कि नहीं साहब मैं 50 लाख की बजाय 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदूंगा, वो आपकी चॉइस है, इतना ही फर्क होगा। हाँ। लेकिन इस पैसे में और उस पैसे में हाँ उतनी लग्जरी आप अफोर्ड कर ही रहे हो, उसके बाद ये आपकी अपनी सोच है कि यार मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो डिपेंड वो है। करता है कि हाँ कितना तब चाहिए आप भाई। अपने का, तो मैं अभी वो वाली स्टेज पे हूँ कि यार मेरा बेसिक इज टेकन केयर, मेरे को ये स्ट्रेस नहीं है कि अरे कल राशन कहाँ से आएगा या किराया देना है मकान का, वो जो एक बेसिक जो लेवल होता है वो मैं क्रॉस कर चुका हूँ। तो अब मुझे ज़रूर ये लगता है कि हाँ मैं काम करूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्री में काम करूँ। उसका मतलब ये है कि अपना अगर पैसे को, अगर मुझे रोल पसंद आया तो मैं पैसे को कारण नहीं बनने दूंगा, उस अच्छे रोल को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। बडिंग के कोई भी थिएटर आर्टिस्ट है और जो भी कलाकार है, उसका मतलब कहने कि एक सपना था, कभी मेरा भी था कि इरफान खान सर से एक बार मुलाकात हो जाए, उनके साथ कुछ करने को मिल जाए, या फिर उनसे मुलाकात ही हो जाए, क्योंकि बहुत प्रभावित होते हैं हम लोग जैसे देखते हैं। तो आपका कोई इंटरेक्शन उनके साथ या बहुत तो कुछ तो बताइए। बहुत सारे फोटोज हैं मेरे पास। अभी उस दिन मैंने फोटो पोस्ट किया था, हम लोगों ने एक शो किया था साथ में, सफ़र, जो एक नए चैनल पे आया था जिसका नाम था होम टीवी। उस ज़माने में था 2000 अर्ली 2000 में, तो मैं उनके साथ काम किया। उसके अलावा 1-2 और पायलट्स में भी मैंने काम किया। एक में हम दोनों भाई बने थे। ये पॉडकास्ट खत्म होगा तो तुम्हें वीडियो दिखाऊंगा हमारे सीन का, एक पुराने, बहुत अच्छा सीन है और कमाल के एक्टर थे यार, बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब मैंने उनके साथ ये वक्त बिताया है जब वो ये कह रहे थे कि मैं एक्टिंग छोड़ रहा हूँ। मतलब सी मैं बताऊँ, अच्छा जो पैशनेट एक्टर होता है ना, उसके ये ऐसे दौर आते रहते हैं, उसका गुस्से वाला दौर और उसका फ्रस्ट्रेशन शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, एंगर एक
एंगर कोई दुनिया से एंगर नहीं, लेकिन यार एक एक्टर की कुलबुलाहट होती है ना, वो मेरे अंदर आज है, क्योंकि मुझे लग रहा है यार मैं टैप नहीं हुआ हूँ ठीक से यार, मैं कर सकता हूँ ये, मेरे को अभी तक कोई एक्सप्लोर नहीं कर रहा। मुझे क्लीशेड में मत बांधो, जजमेंटल मत बनो कि यार ये यही कर सकता है। चांस लो ना यार, लो ना भाई। मैं जब मैं करने को तैयार हूँ, मैं अपनी तैयारी करके आऊँगा। तो वो उनके साथ मैंने देखा है, उनके एक वक्त था, एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड ही हैड द राइट एडमायरर्स, यू नो, चाहे तिग्मांशु धूलिया हों या और डायरेक्टर्स। उनको ना एक होता है ना कि यार इस एक्टर के साथ, तो ये लक ने भी उनका साथ दिया कि उन्हें अच्छे रोल्स मिले, यू नो, इंटरनेशनली भी उन्हें बहुत अच्छे रोल मिले। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो लक ने तो ये साथ दिया कि उनकी, ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, और वही ये वाली हम बात deny नहीं कर सकते। आपने स्टार्ट में कहा था कि एक आध रोल मिल जाएगा, लेकिन जब तक आपने सीखा ही नहीं है, आता ही नहीं है, तो लंबी हाँ, गाड़ी कैसे जाएगी। एक आध रोल थोड़े थोड़े करोगे, लेकिन आप सस्टेन लंबे समय तक तभी कर पाते हो ना जब आपकी क्राफ्ट पे आपका कंट्रोल है। आप सब तरह की चीज़ कर सकते हो रोल, तो वो छुपेगा नहीं बॉस। अच्छा एक्टर, मैं वो कितना बड़ा स्टार बनता है ये आपके हाथ में नहीं है, और वो बनेगा नहीं बनेगा मुझे। लेकिन इरफान खान ऐसा नहीं था ना कि इरफान खान स्टार तो बाद में बने, लेकिन ये एक एक्टर है जो बहुत धांसू है। ये बज़ हमेशा से था आसपास के लोगों में, ये हमेशा से था, मेरे को लेकर भी है। नहीं मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग कि हाँ, वो एक क्रेडिबिलिटी बनी रहती है। अब वो मौका कब मिलता है, उस मौके का इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद फिर आपको मटीरियलिस्टिक सक्सेस या जो भी उसकी कमर्शियल सक्सेस है वो कब होती है, वो आपके हाथ में है नहीं। आपने क्रैम पेट्रोल किया इतने टाइम तक, और इतना मतलब पॉप कल्चर जो मीम कल्चर होता है ना, आजकल बोलते हैं कि जो मीम को कंट्रोल करता है वो यूनिवर्स को कंट्रोल करता है। अच्छा, हाँ, ऐसा बोलते हैं सर, एलोन मस्क जैसे करता है। तो मीम कल्चर में जो है ना कैरेक्टर आपका, वो कब आया था? आपने 3 साल पहले छोड़ भी दिया, और कब से चल रहा है? आज तक पॉपुलर है वो, आज तक चलता है, हर मीम में आपका आता ही आता है। नहीं, ये तो फैक्ट है। देखो, मैं आज भी कहीं पे जाता हूँ, अरे सर वो बोल के दिखाओ ना हाँ, सर। ये तो होता ही होगा। ये तो रहेगा जब आपकी कोई चीज़ बहुत पॉपुलर हो जाती है और बड़ी हो जाती है। तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये ऐसे फटेगा? इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था, सही बात, सच बात तो ये है। और ये तो छोड़ो, हमने तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कहीं ये लोग, क्योंकि क्या है ना, एंटरटेनमेंट चैनल पे एक क्राइम शो आ रहा है, रात को आ रहा है। हमको लगा था यार कोई देखे ना देखे, क्योंकि रात को, अरे नहीं भाई, क्राइम व्राइम देख के रात को नहीं सोना, पूरे सपने आएंगे। लेकिन आई थिंक, ऐसा मेरा बिलीफ है कि जब आप कोई काम करते हैं, अगर उसके पीछे की नीयत जो होती है ना, वो नीयत आपके काम में दिखती है। इस शो के पीछे की नीयत यही थी कि यार सब समाज में अगर क्राइम है, हो रहा है, लोगों को बस अवेयर कराओ कि देखो यार, अब क्रिमिनल अपना दिमाग बहुत चलाएगा, अब आप कैसे अलर्ट रह सकते हो, थोड़ा नजर खुली रखो, वही सावधान रहें, सतर्क रहें। हाँ, ये मतलब ये जैसे कहते हैं ना, बोर्ड रूम में डिस्कशन होता है जब कोई फिल्म बनती है या कोई वेब सीरीज बनती है, तो कोई टीवी शो बनता है, कि यार इसका मकसद क्या है, हमारा टारगेट क्या है। इसका टारगेट ये था कि यार हमारी अप्रोच ये रहनी चाहिए कहानी लिखते वक्त, केसेस को देखते वक्त, कि इसमें हम ऑडियंस को क्या ज्ञान दे सकते हैं कि भाई देख, अगर तू ये ध्यान रख लेता थोड़ा सा, तो ये बच सकता था। तो सर इसके बाद आपकी एक इमेज बन गई, तो वो इमेज को तोड़ना, वो कैसे आप तोड़ रहे हैं, और आपको लगता है कितना ज़रूरी होता है ऐसा, अगर कोई इमेज बन जाए उसको तोड़ना कैसे देखो, तोड़ दो सकते हैं? तरीके हैं। अगर मान लो मैं एक एंकर होता, हाँ, तो फिर मैं इस इमेज को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता। Exactly. हाँ, मेरे को क्या जरूरत है यार, मैं अच्छा कर रहा हूँ और लोग पसंद करते हैं, मेरा काम मैं करता रहूंगा। लेकिन चूंकि मैं प्राइमरली एक एक्टर हूँ, और अगर यार कोई इमेज मेरे एक्टिंग के फ्लो में मुझे थोड़ा सा हिंड्रेंस हो रहा है, तो एक पॉइंट के बाद आपको लगता है कि नहीं यार, जब मुझे ये घंटी बजनी शुरू हुई ना कि अरे यार सर, हम आपको उस रोल के लिए कास्ट सर कितने करना साल बाद चाहते थे। बजी घंटी? हाँ, कुछ बजी टाइम यार, अच्छा लग रहा 3-4 होगा। साल तक तो पैसे भी आ रहे थे, पैसे भी कमा रहे थे। मजा तो आपने एंजॉय भी किया है, मतलब नहीं, उसको करते हुए? बिल्कुल एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया है। और मतलब पॉपुलैरिटी भी एंजॉय की, अभी भी पॉपुलैरिटी एंजॉय करता हूँ, ड्यू रिस्पेक्ट। मतलब मैं, क्राइम पेट्रोल मेरी जिंदगी का हिस्सा है और हमेशा रहेगा, बिल्कुल। मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता हूँ। जब तक मैं कोई इससे बड़ा काम ना कर दूँ जो इससे बड़ा हिट हो जाए। सर कोई भी क्राइम शोज का एंकर है ना, तो आप सबसे ऊपर हो, Benchmark आपने आपके- set कर रखा है। उनके अलावा कोई तो यार दिमाग, ये आपके देखो, अलावा कोई सुन के दिमाग में अच्छा नहीं लग रहा आता, है ना, कोई अच्छा दिमाग में लगता नहीं है, आता। बिल्कुल अच्छा लगता है ये। लेकिन एक पॉइंट के बाद ना फिर सबको जैसे होता है ना यार, कार भी हो गई आपके पास, ये भी है, तो एक आदमी का लगता है यार हाँ ठीक है ना, अब मजा। अब क्रिएटिव अब जैसे मैंने एक दिन, थोड़े दिन पहले एक ट्वीट किया था
कि देखो अगर आप अमीर हैं ना तो पैसा आपके लिए खुशियाँ नहीं खरीद सकता है, लेकिन अगर आप गरीब है ना तो पैसा आपके लिए खुशियाँ खरीद सही सकता बात है। सही बात है। ये फैक्ट बात हाँ है। इफेक्ट है। तो ये वो वाली बात थी कि यार सब कुछ हो गया, पॉपुलर है, सब जहाँ जा रहा है ये वो, इज्जत भी मिल रही है, नाम भी मिल रहा है, पॉपुलैरिटी भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, अब आगे क्या? आगे क्या? तो जैसा मैंने कहा कि अगर मैं सिर्फ एंकर होता तो फिर यही है आगे, सही है, बढ़िया है। ये नहीं कोई और एंकर करेंगे, ये कुछ करेंगे, लेकिन चूंकि मैं एक्टर था मुझे लगा यार मैंने एक्टिंग नहीं की यार, आई एम मिसिंग। एक दिन मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला कि सर मैं, अब वो मुझे जानता था एज एन एक्टर, उसको पता है मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, कि भैया मैं तो प्राइमरीली एक्टर ही हूँ और काम, उसने कहा सर मैंने आपको बहुत पिच किया उस रोल के लिए, लेकिन वो डायरेक्टर ना यही बोलता रहा यार नहीं यार उसको इमेज उनकी ना बड़ी पॉपुलर हो गई है। तब मेरी घंटी बजी कि भाई ये इमेज, मतलब ये इमेज की वजह से मुझे कॉल नहीं आ रहे आजकल क्या करूँ मैं? तो फिर मैंने खुद रीच आउट करना शुरू किया। सच बात बताऊँ तो मैंने बिल्कुल ज़ीरो से जिसे कहते हैं ना, विदाउट एनी हेजिटेशन मैंने एक लिस्ट बनाई जिन लोगों के साथ मैं काम करना पसंद करूँगा। मैंने उन सब डायरेक्टर्स को रीच आउट किया कि भाई मैं किरदार करना चाहता हूँ, अलग अलग रोल करना चाहता हूँ मैं आपके साथ। तो मैंने वो सब किया और मैं कर रहा हूँ और होपफुली कुछ अच्छा काम हाथ में आ जाएगा। देखो अब इच्छा तो मेरी भी यही है कि यार एज एन एक्टर मुझे एक्सप्लोर करो यार, बिल्कुल करो मुझे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे जानते हैं एज एन एक्टर के यार ये, लेकिन अब उसको वक्त का तकाजा कह लो, मेरे पास अच्छे रोल्स आते रहते हैं, लेकिन एक जैसे होता है ना एज एन एक्टर लगता है कि यार ये साला है इसको करने का। तो वो प्रोसेस है, मैं रुक नहीं रहा हूँ, जो काम आता है उसमें से जो बेस्ट लगता है वो कोशिश करके चूज करता हूँ। और मुझे मालूम है कि ये जर्नी है, ये एक प्रोसेस है, कभी ना कभी आएगा। अब मैं अपनी सारा फोकस वहाँ शिफ्ट कर ही चुका हूँ एज एन एक्टर। तो सर जैसे क्राइम पेट्रोल के आपने यूट्यूब पे देखेंगे स्पूफ बने, काफी बने हैं। हाँ, अभी तक बनते आ रहे हैं, अभी आज तक भी बन रहे रहे हैं, हैं। हम भी और बना देते हैं कभी कभी। तो बन रहे हैं तो भी और भी क्राइम शोज हैं और भी एंकर्स आए, लेकिन वो जो आपका तरीका था वो आपको ही वो कैसे mimic आया करा सर? जा रहा है आपने अभी तक। कैसे उसको क्रैक किया कि ऐसे पढ़ूंगा मैं, इस टोन में पढ़ूंगा? नहीं देखो एक चीज़ मैंने डिसाइड की थी जो मैं बहुत क्लियर था। उससे पहले कुछ क्राइम शोज न्यूज़ चैनल पे आते थे जिसके अंदर मतलब थोड़ा सा एक सेंसेशनलाइज वे होता था बात करने का, है ना, फलानी जगह ये हो गया, और मतलब बहुत ही लव। तो मैं ना यार, क्योंकि मैं क्लियर था, पहली बार मैं एंकरिंग कर रहा था उस हिसाब से, तो मेरा ये एक फंडा बहुत क्लियर था कि यार देखो यार मैं ना नॉर्मल बातचीत करूँगा, मतलब मैं उसको बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलूँगा। ये मैंने एक चीज़ डिसाइड बहुत क्लियरली की थी कि यार ओवर ड्रामेटाइज नहीं करना है चीज़ को। और एक और था दिमाग में कि यार मैं ऐसे बात करूँगा कि जैसे देखो भाई मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, देखो भाई तुम गधे हो साले, तुमको मालूम नहीं है कैसे सतर्क रहा जाता है। सही बोला। कि मैं बताता हूँ तुमको, अलर्ट नहीं रहते हो तुम लोग। सर एक स्टैंड अप कॉमेडियन है उस अभिषेक उपमन्यु, उसने एक वो सेट किया है क्राइम पेट्रोल पे प्रॉपर। तुम्हें मालूम है कि मैं खुद उसके ऊपर एक डब कर चुका हूँ उसका, उसी के एक पोर्शन का। अच्छा तो देखो किया है सर ने, किया मैंने किया था अभिषेक का। हाँ। क्या सही, तुम हमारी गलती है जो हम गर्दन लेके घूम रहे नहीं नहीं हो। बहुत अच्छा, वो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन, सीरियसली इज वेरी गुड। तो अब क्या है कि मैंने ये एक अप्रोच ज़रूर रखी थी उसके अंदर, अगेन क्योंकि मैं एक्टिंग के हिसाब से सोचता हूँ कि यार मैं ना ऐसे बात करना चाहता हूँ लोगों को, और जो सच भी है कि देखो भाई जो मैं बता रहा हूँ वो मेरे साथ भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सारी अलर्टनेस अपने ऊपर डाल दी, मैं तो बहुत अलर्ट रहता हूँ। तो वो शायद अप्रोच जो है ना, तो मैं कभी ये नहीं कहता था आपको ऐसा करना चाहिए, मैं हमेशा कहता था हमें ऐसा करना चाहिए। आई थिंक वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट हुई। और जहाँ तक ये चलने का सवाल था जिसके ऊपर बहुत मीम्स बने, वो हमारे डायरेक्टर का आइडिया था। अच्छा। उनका ही कहना था कि सर स्टैटिक रह के ना, मतलब ठीक है हम आउटडोर लोकेशंस पे जाके शूट करते थे, लेकिन स्टैटिक में मज़ा नहीं आएगा, आप ऐसा साउंड करेगा। जब मैंने उनसे कहा कि यार मैं ना नेचुरल साउंड करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा सर फिर आप वॉक करके करोगे तो नेचुरल भी लगेगा और बातचीत। तो उसके ऊपर मेरे को एक मीम बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। तो उसमें आपने देखा होगा ना कि एक बार यहाँ दीवार से यहाँ निकला, एक बार वहाँ, तो एक आदमी ने उस पर सूप बनाया था कि साला नाली में से निकल के आ गया। एक लाइन वहां से बोली, फिर दीवार टाप के आ रहा है। तो वो इंटरेस्टिंग था उसका। सर आपने इतने सारे क्राइम्स के बारे में वहाँ पता लगा होगा, तो आप उन क्राइम्स को पढ़ते थे, पता मतलब आपको तो ऐसा हो गया होगा ना फिर कि आप राइटर के साथ आप बैठे थे न्यूज़ क्या? में देख रहे हैं कि कुछ घटना हुई है,
ये नहीं ये देखो कल्प्रिट। शुरुआत में तो मैंने जो काफ़ी 1-1.5 साल तक मैं रिसर्च, क्योंकि क्या होता था रिसर्च आती थी, फिर उस रिसर्च के बेसिस पे कई केसेस को मिलाकर, मतलब अगर ऐसा लगता था ये वाला केस है, मकसद उसका बड़ा क्लियर था, जैसा मैंने कहा कि यार इसमें से ये बताओ कि देखो ऐसा ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया तो ये हो गया, देखो आप वो चाहता तो ये करता, ऐसा करता तो नहीं होता, बच सकता था क्राइम से, ये एक जिस्ट होता था पूरे। तो रिसर्च के बाद फिर उसका एपिसोड बनता था जो ड्रामेटाइज होता था। शुरू में तो मैं रिसर्च भी पढ़ता था, पूरा एपिसोड भी पढ़ता था, फिर धीरे धीरे एक फ्लो, एक सेंस आपका बन जाता है, फिर आपको एक समझ आने लग जाती है केसेस की भी। तब उस वक्त मैं क्या करता था, फिर मैंने चेंज किया, फिर अब उसको आलस नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक आपको लगता है कि हाँ यार मेरी समझ में आ रहा है, मैं सही सुर लगा चुका हूँ इसका। फिर मैं क्या करता था, मेकअप करते करते असिस्टेंट आके मुझे केस सुना देता था कि सर ये हुआ था, फिर उसके बाद ये हो गया और उसने ऐसा किया। फिर अगर मेरे कुछ सवाल होते थे तो मैं पूछ लेता था। फिर जो मेरी अपनी स्क्रिप्ट है उसको मुझे लगता था कि हाँ यार जो तूने ये बात बोली यार वो इसमें मिसिंग है, मैं डाल दूँ क्या इसमें, तो फिर मैं वो डाल के फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया। थ्रू आउट मेरे दिमाग में एक लाइन चल रही है, ऐसे हालात में बेहतर यही है कि आप अपने जज्बातों को, वो आज भी चलता है। वो तो नहीं, भाई फिर कहीं तो- भी चिपक जाता है। पर इसका जो आप कह रहे थे ना मकसद था, वो मकसद में इतना कामयाब हो गया था कि घर घर में वो बातें होती थी कि अभी रात को मत निकलो, हाँ सर, वो दोस्त के साथ ये जा भी रहे हो तो घर पे बता के जैसे जाओ, ये सब आपने चीजें इतने हो गई थी। डेली हो रहा है, आप डेली उसको पढ़ रहे हो, डेली शूट कर रहे हो, तो आपके दिमाग में कहीं था कि किसी को देखते ऑटो वाला यार मेरे को कहीं और ना ले जाए। अच्छा सोचो कि मेरा हमेशा से उल्टा रहता था। मेरे को लगता था कि मान लो मेरे साथ कोई बैंक फ्रॉड हो जाए, हाँ। हैं या कोई क्राइम हो जाए मेरे साथ, तो मेरे को लगता था मेरा तो करियर मेरे से छीन लेंगे उन्होंने, बोलेंगे साला अरे दुनिया यार, को बोलते हैं, अपना तो कर अरे नहीं साला पाया खुद तो अलर्ट था नहीं, इसको कोई चूना लगा के चला गया है, इसको कोई अगर फुद्दू हो बना भी के जाए चला तो सर गया। बताया भी ना किसी को। के बाद पता लगा अनूप सोनी के साथ इतने लाख का फ्रॉड हो गया, उन्होंने गलत आदमी पे भरोसा करके, बोले यार ये दूसरों को बोलता है यार आंखें खुली रखो सदर करो, खुद नहीं रह सकता था। तो वो भी एक बंधन हो जाता है भाई। तो जैसे आप स्पूफ देखते हो, आप देख के कभी ऑफेंड होते हो कभी कि यार ये, या फिर ये ज्यादा कर दिया, हाँ ये ज्यादा हो कभी गया, लगा कि लिमिट ज्यादा है, लिमिट क्रॉस कर दी, या फिर आपने किसी को बोला हो कि भाई ये क्या? नहीं ऐसा मुझे लगता नहीं कि शायद किसी ने ऐसा बनाया है कि जो मुझे मतलब ऑफेंड करे, ऐसा मुझे नहीं लगता। कोई अगर है तो मुझे बता दो, मैं देख किसने लेता नहीं, हूँ किसने उसको हर हर मैंने जितने भी मैंने देखा एडमायरिंग वे में मतलब वही है, बनाया है। उन्होंने हाँ, जिन्होंने तरीके बनाए को थोड़े ही से करा, ऐसा हंसते खेलते ही बनाए हैं, जैसे किसी ने बहुत क्रूड नहीं बनाया। जैसे वो कैरेक्टर था वो शिवांकित करता था, जैसे कि अनूप सिंह सोनी हो, वो था एक, काफी फनी लगता था वो चलते चलते यूं चलते यूं। थे। कभी ऐसा होता था कि ना, कई बार इधर से बोल रहा है तो कैमरामैन पे चिल्लाता इधर घूमना मदद तो फिर भाग के इधर बोलना शुरू करता था। जी देखो वो एक मतलब स्पूफ का मतलब ही कैरिकेचर होता है ना, एग्जैजरेटेड exaggerate वर्जन करते होता है। तो वो एग्जैजरेट, जैसे हम कह रहे थे कि अपन आइस ब्रेक करते हैं तो आइस ला के पहले ब्रेक करते हैं आइस, फिर तो वो अब मुझे नहीं लगता किसी ने इतना क्रूड कुछ बनाया, सब हल्के फुल्के और एंटरटेनिंग थे सारे के सारे। एक सवाल मेरा है कि सर थोड़ा फिल्म से रिलेटेड सवाल है, एंटरटेनमेंट आज की डेट। अब जैसे आप बहुत लंबे टाइम से आप काम कर रहे हैं, हमेशा आपको फ्रीडम भी मिली होगी काम करने की, लेकिन अब आपको लगता है कि साल 2022 में आके कहीं आपसे कुछ एक फ्रीडम, 23 हो गया आप तो, कहीं आपको एक कुछ एक फ्रीडम की कमी महसूस हो रही है कि अब आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो या पढ़ रहे हो, स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो जो आपको करना है, तो आपको दिमाग में सोचना पड़ रहा है कि नहीं थोड़ा इसको नीचे करना पड़ेगा मुझे, वरना ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ऐसा कुछ फील होता है अभी? यार ऐसा नहीं है, मैं बताऊं, ये एक सिंपल सी चीज़ है। एज एन एक्टर मुझे लगता है कि आपको कोई भी रोल प्ले करते वक्त इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आप ओपिनियनेटेड नहीं हो सकते, इन द सेंस दैट कि फिर आप एक्टिविज्म में आ जाओ, है ना। एक कलाकार के तौर पर मैं सही, और अगर मान लो अगर देखो मुझे किसी चीज़ को दिखाना है कि यार ये काम ना ऐसे करना चाहिए था, उसके लिए मुझे 4 लोगों की बुराई करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि फिल्मों में भी अगर आप देखो हर तरह के डायरेक्टर्स हैं, मतलब कोई कमर्शियल सिनेमा बनाता है, कोई हार्डकोर, अरे यार उसकी फिल्म देखने जाओ ना तो ये आपने बहुत कॉमन सुना हुआ, अरे उसकी फिल्म में देखने जाओ ना तो यार दिमाग घर पे रख के जाओ, ऐसा सुना होगा। लेकिन यार वो जो बना रहा है ना, वो ये प्लान करके बना रहा है कि मेरे को ये बनाना है। तो अगर कोई ये कहे देखिए जी मैं तो ऐसी फिल्में बनाता हूँ, वो गधा बेवकूफ़ वो दिमाग घर पे रख के आने वाली फिल्में बनाता है, मत करो ना। आप अपना, आपको कौन कह रहा है कि आप वैसी वाली फिल्म बनाओ? आप अपने तरीके की फिल्म बनाओ, वो अपने तरीके की फिल्म बना रहा है। उसी तरीके से एज एन एक्टर को भी हर एक्टर को ये हक है कि वो किस तरह के रोल करना चाहता है, उसमें वो क्या बात कहना चाहता है। मुझे लगता है कि बात का इम्पैक्ट दूसरे की बुराई करके अच्छा इम्पैक्ट नहीं बनता है।
आपको जो बात इम्पैक्ट के लिए कहनी है, जो काम के लिए कहनी है, वो डायरेक्ट कहो रादर देन अंडर करंट। इसकी दो लोगों की बुराई करके आप इसकी अच्छाई, अगर मुझे तुम्हारी तारीफ करनी है तो मैं इसकी बुराई क्यों करूँगा? कर दो आई डोंट माइंड। तो वो वाली बात है। तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह का, ठीक है यार, अब हर्टफुल तो कोई भी किसी भी बात से हो सकता है ना? आपको बैलेंस रखना पड़ता है। जैसे क्राइम पेट्रोल जब मैं एंकर करता था तो कुछ बातें कई बार ऐसा लगता था मेरा ना अलर्ट रहने का, मैं को लगता था नहीं यार ये ना ठीक साउंड नहीं कर रही है, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, इससे ना क्या होगा, गलत साउंड कर रहा है यार ये। अब तुम देखो हम किसी को मैसेज टाइप करते हैं तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर मुझे नाराजगी भी है ना तो मेरे को लगता है नहीं यार ये ज्यादा गुस्से वाला साउंड कर रहा है, एक इमोजी लगा हाँ, नहीं इमोजी नहीं लगाता हूँ, मैं वॉइस नोट छोड़ देता हूँ। क्योंकि मैं अपनी वॉइस में अपना एक्सप्रेशन सामने वाले को मेरे शब्दों में कई बार शब्द में मिसअंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट में समझ में नहीं आता। तो वो ये सिर्फ ये वाली सोचने वाली बात है यार। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं उसको हर्ट करूं, मैं डिसएग्री करता हूं लेकिन मैं अपना डिसएग्रीमेंट वॉइस नोट छोड़ के ज्यादा एक्सप्रेस कर पाऊंगा ताकि उसको मेरी टोन से समझ में आएगा कि मेरा क्या है, मैं लॉजिकल बात करूंगा। तो फिर मैं वो टेक्स्ट नहीं करता हूँ, फिर मैं वॉइस नोट कर देता हूँ। मेरा तो वॉइस नोट पर प्रॉब्लम होता है, मैं तो वीडियो बना के भेज देता हूँ कि मैं देखो मैं स्माइल भी कर रहा हूँ, ये सीन है, हाथ भी जोड़ के। सर जैसे अभी 2020 से ही ज़्यादातर आया रेवोल्यूशन जो है डिजिटल का, जिससे इंस्टाग्राम काफ़ी एक्टिव हो गया है और आजकल काफ़ी एक्टर्स भी हैं जो रील्स बना रहे हैं और कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सोशली रिलेवेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक्टर्स भी कर रहे हैं, काफ़ी एक्टर्स कर रहे हैं। तो कितना ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो और आपको एक्सपोजर मिले और काम उससे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या जो इन्फ्लुएंसर्स कल्चर जो है वो भी अब एक्टर्स बन रहे हैं, उनको फॉलोअर्स की वजह से उनको लिया जा रहा है। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? यार कोई ओपिनियन नहीं है, करो यार अपने दिल की करो, जो अच्छा लगता है। और जिसको नहीं मिल रहा है उसके बारे में क्या ओपिनियन है? अब मतलब वो एक प्रोसेस है यार, एंजॉय कर रहे हो आप कि भाई हर एक को हक है अपने तरीके से कुछ भी काम करने का। लेकिन जो आपने बात की कितना ज़रूरी है सोशल मीडिया पे होना, ये आप पे डिपेंड करता है। ज़रूरी मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि यार वक्त के साथ थोड़ा बदलना चाहिए, थोड़ा तो बदलना चाहिए मतलब। और ज़रूरी नहीं है एक डिनायल जो मोड होता है ना, स्टबन होना, मुझे हमेशा से लगता है कि इट्स वो ग्रोथ का साइन नहीं है। आप अपने आप को रोक रहे हो। अरे भाई हम लोग ये सब नहीं पढ़ते यार इन चक्करों में, ये सब नए लौंडों का काम है। कई ऐसे लोग बोलते हैं अपने को, भाई ये सब मस्करी नहीं करनी है, ये सब ये कि ये चल रहा है। तो आप अपने आप को रोक रहे हो, आप एक्सप्लोर तो करके देखो। तो मुझे किसी ने बोला अरे यार सर अच्छा लगता है आपको देख कर के आप यंग जनरेशन के साथ भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो। मैंने कहा भाई मुझे तो ये एक्साइटिंग लगता है कि यार मेरी बहुत सीरियस इमेज बनी हुई है, तो मेरे को मौका मिलता है। कोई और तो मुझे कॉमेडी रोल दे नहीं रहा, मैं इंस्टाग्राम पे अपनी कॉमेडी रील डालता हूँ ताकि लोगों को बताऊं कि भाई देख मैं एक फुल टू एक्टर हूँ, एकदम सिर्फ ये नहीं कर सकता, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो ये एक प्लेटफॉर्म है यार जो आपको फ्री फंड में मिल रहा है और हजारों लाखों लोगों तक आपका वो काम पहुंच रहा है। लोग आपको बोलेंगे अरे सर हमने तो कभी सोचा नहीं था आप ऐसा कॉमेडी भी कर लेते हो आप, सो क्या बुरा है उसके अंदर। दैट्स वाई यू नो हमारी मुलाकात कैसे हुई, ऐसे हुई कि यार कुछ करते हैं साथ में। और तीसरी चीज़ जो आपने इन्फ्लुएंसर्स के एक्टर बनने की बात की, देखो मैं फिर उसी पॉइंट पे आऊँगा कि इन्फ्लुएंसर जब को कोई आदमी एक्टिंग का काम देता है तो वो उसकी उस इन्फ्लुएंसर वाली इमेज को इस्तेमाल करना चाहता है। उसने अभी आपको एक्टर नहीं पहचाना है, उसने आपको वो आपको इस्तेमाल इसलिए कर रहा है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर तरीके के काम में बहुत पॉपुलर हैं। तो वो आपकी उस इमेज को इस्तेमाल करके अपने कार्यक्रम को एनहांस करना चाहता है, अपने प्रोग्राम में एक और चीज़ एडेड अट्रैक्शन डालना चाहता है। लेकिन अगर आप सिंसियर एक्टर हो तो थोड़े टाइम के बाद आपको लगेगा नहीं यार मैं तो खुद ही रिपीट हो रहा हूँ, सेम चीज़ के लिए मुझे हर बार बुला लेते हैं। तो देन यू विल थिंक अबाउट इट, अबाउट चेंजिंग। बट आई थिंक कंटेम्प्रेरी होना, वक्त के साथ अपने आप को बोलना, वो ग्रोथ की निशानी है। सर वो आपने कोई कोर्स किया है क्रिमिनल साइकोलॉजी पे? नहीं क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन पे। तो ऐसा मन किया कि यार वो पता कैसे हुआ, वो चांस की बात है। जैसा मैंने कहा देखो ऐसा नहीं है कि मैंने क्राइम पेट्रोल कर रहा हूँ तो इसलिए हो गया। मैंने कहा कि मैं लॉ कर चाहते और अगर मेरे लॉ कंप्लीट होती तो मैं 100% क्रिमिनल लॉयर ही बनता, क्योंकि वो सब्जेक्ट मुझे हमेशा से इंटरेस्ट करता था। ये बहुत चांस की बात है कि मुझे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था। मतलब सोचो कब की मैं कॉलेज टाइम की बात कर रहा हूँ यार कि मैं लॉ कर रहा था और मुझे क्राइम पेट्रोल जैसा शो मिल जाता है एंकर करने को और वो हिट भी हो जाता है।
तो मुझे उस सब्जेक्ट के दायरे में इंटरेस्ट था, तो सेकंड लॉकडाउन जो था ना वो बड़ा, उसने मुझे ज़्यादा हिट किया था। फर्स्ट लॉकडाउन तो मैंने निकाल लिया वो था, तो पिकनिक था। वो तो सबको पिकनिक hit था, हुआ था सबने वाला केक second, बनाए और ये सब किया, कॉफी बस, बनाई। हाँ, सब कुछ किया। सेकंड वाला थोड़ा सा इफेक्ट ऐसा था कि जब की थोड़ी सी बत्ती गुलती, और मेरी सेकंड वाले में बत्ती गुलती मतलब मैं थोड़ी एंग्जाइटी और ये सब था, क्योंकि ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिलती थी, तो मैंने डाइवर्ट करने के लिए सोचा, तो मैं ना इंटरनेट पे जाके कोर्सेज चेक कर रहा था। मैं कहा यार बेकरी का कोर्स, मैं कहा नहीं यार बेकरी का सारा बहुत मेहनत है। मेरी बीवी ने बोला यार तुम पूरी किचन में ना फैला दोगे यार, तो कोई ज़रूरत नहीं है तुम करने की, रहने दो, तुम्हारा 2 दिन का शौक है, उसके चक्कर में किचन हेवायर हो जाएगी। मैंने कहा हाँ बात तो सही है यार, मुझे कोई ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं हो रहा, और क्या करूँ, क्या गिटार सीख लूँ। अच्छा मैं तबला बजाता था स्कूल टाइम में, अभी भी बजाता हूँ थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा उसको हॉर्न कर लूँ क्या, कोई कोर्स होगा ऑनलाइन तबले का, क्लासेस होती हैं तो वो ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि कई तबला टीचर। मैंने कहा नहीं यार, अचानक ऐसे सर्च में करते करते मुझे ये कोर्स दिखा, जो कि एक ऑफिशियल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का कोर्स है, और ये कोर्स 1 साल का भी है, 2 साल का भी है। तो उसमें मुझे शॉर्ट टर्म कोर्स दिखा 3 महीने का शायद, तो मुझे लगा यार देख 1 साल वाला तो करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं उतना कमिटमेंट दे भी नहीं पाऊंगा, और ये था कि भाई आज नहीं तो कल लॉकडाउन तो खुलेगा ही, स्थिति तो बेहतर होगी, तो मैंने कहा ये शॉर्ट टर्म कोर्स कर लेते हैं। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का का कोर्स था वो। अगर आप देखो तो ये स्पेशलाइज्ड जॉब है। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का कोर्स है। सर आपका मन करता है कि जैसे आपने कोई न्यूज़ में देखी कोई क्राइम हुआ है, यार जाके एक बार देखता हूँ या आपको कॉल आया हो कि सर इधर केस हो गया या आस पड़ोस में सर नहीं, कुछ हो ऐसा गया, नहीं किसी हुआ। का बच्चा गायब हो रखा बट है। लेकिन इस केस के बाद जब मैंने सोचा कि मैं तो कर रहा था, मैं तो अपने टाइम पास के लिए कर रहा था कि यार चलो मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट भी है और मुझे मज़ा भी आता है। अरे लोगों को सीरियसली ऐसा लगा जब ये न्यूज़ फैली कि लोगों को लगा कि मेरे को महाराष्ट्र पुलिस ने या किसी पुलिस डिपार्टमेंट ने हायर कर लिया है और मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली कर है लेंगे पुलिस की। एक्सपीरियंस तो आपका अच्छा लेकिन अगर आप देखो, आप इसके क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर का जॉब बड़ा इंटरेस्टिंग जॉब है ये। मतलब क्या है, अभी मान लो हम तीनों यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर में जो है यहाँ पे 2 लोगों की बॉडी मिले या 1 की मिले, मैं तो बाहर चला जाऊंगा फिर अब जब इन्वेस्टिगेटर आएगा ना, उसका काम पता है क्या है, ये कुर्सियाँ ऐसी हैं, एक माइक नीचे गिरा हुआ है, चश्मा 2 लोगों का, एक आदमी चश्मा छोड़ गया, यानी कि इसका मतलब 3 कुर्सियाँ लगी हैं सेटअप में, तो 3 तो लोग थे। तो आप कहानी बनाना शुरू करते हो, फिर पीछे हो रहे उधर 2 ग्लास भी रखे हैं, उधर दारू पड़ी है उसमें, तो 5 थे मतलब, दारू या इन दोनों ने ही पिया दारू इन्होंने पी। वो एनालाइज करना, और उसमें वो फिंगर फोटोग्राफ्स खींचकर उसको एनालाइज करना, क्या हुआ होगा, कहीं कोई मार्क दिख गया, अच्छा इसका मतलब बॉडी वहाँ ले जाएगा, बॉडी वहाँ थी, मारा वहाँ था, फिर यहाँ लाके उसको कुर्सी पे बिठा दिया। अच्छा, तो ये एक अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भाई क्राइम में। ये क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर, इसको बोलते हैं CSI। तो सर घर में कुछ खोता होता है तो कभी आपका तो आप दिमाग लगा चलता था कि ये गिलास यहाँ कैसे भाई, पहुंचा। कोई तो आया कमरे में। आप ट्राई करके देख लो प्रैक्टिकली, चश्मा, फोन, इधर उधर रिमोट होते रहते हैं ना, तो आप बहुत ढूंढोगे, नहीं मिलता, फिर आप ना एक जगह रुको, सोचोगे आप। हाँ, मैंने लास्ट क्या किया था, टीवी देख रहा था, इंटरकॉम बजा और मैं इंटरकॉम सुनने के लिए अंदर गया था, इंटरकॉम सुना था मैंने, उसके बाद पता लगा इंटरकॉम के ऊपर ही रख के आ गया रिमोट, वो बात करने के लिए उठाया था। तो आप ये ट्राई करके देखो, वो सीक्वेंस बनाओ तुम अपने, ये लास्ट यहाँ था, मैं वहाँ गया था, और ऐसा कई बार हुआ है, यहाँ से लेके निकले चश्मा और वहाँ कुछ काम उठाने गए थे, तो वो काम तो सामान तो उठा लिया, चश्मा वहाँ छोड़ गया। अच्छा मैं इधर से निकल के स्टडी में गया, यहाँ गया, मिल जाता है। चश्मा तो मेरे एक बार सर खोया था, मैं आके बेड पे लेटा था, वो चश्मा 5 लोगों ने ढूंढा, वो चश्मा नहीं मिला, पता नहीं वो गया कहाँ। बट तुम्हारे साथ ये कभी हुआ है ये तू कोर्स कर ले भाई। कि भाई आपने कान पे किसी बातें कर रहे हो और घर में अरे ताला सर लगा रहे हो? ये तो ठीक है। हाँ सुन, वही, सुन, 1 मिनट मेरा फोन गया बेंच हुआ, मैंने तो ऐसे मेरा फोन गया। हाँ बोले तो ये होता है, हाथ में नहीं है फोन ना। हाँ, तो मज़ेदार चीज़ थी, इसलिए कर लिया यार कोर्स, उसके पीछे कोई इरादा नहीं था भाई। सब लोग सुन लो, मैं एक्टर हूँ और सिर्फ एक्टिंग करना चाहता हूँ, मुझे कोई क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर नहीं बनना है। हाँ अब उसके ऑफर आने लगे। हाँ, पता लगा कि- सर मैं तो वही, मेरी तो आखिरी सवाल यही होता है कविताओं के ऊपर, आप कोई आपकी हाँ सर, पसंदीदा खाली टाइम में कविता क्या आप मतलब पढ़ते हो, क्या कविता पढ़ते हो, किनको पढ़ते हो? या कोई आप लिखते हो, कुछ शेर व शायरी पढ़ते भाई हो? लिखने से तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि यार मुझे लिखने का फन या कलाकारी थोड़ी सी दे देते ना, तो मज़ा आ जाता है यार, सुकून मिलता है। हाँ मैं दूसरे के लिखे हुए में उंगली ज़रूर कर देता हूँ, वो कर सकता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मतलब नेगेटिव वे में, बट अच्छे से। लेकिन यार किसी नई चीज़ को लिखना, कविता हो या शेर हो या कहाँ,
वो कला मेरे में नहीं है और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है बहुत प्यार से कि नहीं है मुझ में ये कला। लेकिन हाँ, कोई अगर आप लिख के लाएंगे मैं उसमें अच्छा एडिशन ज़रूर कर सकता हूँ। मतलब मैं उसको ख़राब नहीं करूँगा, उसको बीज को बेहतर पेड़ बनाने बना की दूंगा, लेकिन सकता बीज नहीं लेके आऊंगा। हूँ। बिल्कुल तो सही ले बात। आओ हाँ, तो वो वाला है। तो कई बार मुझे लगता है यार भगवान मुझे थोड़ा सा तो राइटिंग की कला दे देते यार, इतना कुछ दिया, चलो ठीक है। लेकिन पढ़ने में मुझे मैं नॉन फिक्शन बहुत पढ़ता हूँ, मैं ऑटोबायोग्राफीज बहुत पढ़ता हूँ। तो लगभग आप समझ लो कि जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, एक्टर्स हों, ऐसे लोगों की ऑटोबायोग्राफी में पढ़ता लास्ट रहता किसकी पढ़ी अभी आपने रिसेंटली? हूँ। यार लास्ट मैंने अभी शुरू की, मतलब लास्ट पढ़ी तो नहीं, बस पढ़ रहा हूँ। वो चूंकि मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, बहुत बड़े सरोद वादक हैं हमारे देश के, अमजद अली खान साहब। तो उनकी एक जो ऑटोबायोग्राफी के कैसे क्योंकि म्यूज़िक को लेकर, तो मैंने म्यूज़िक पे अभी तक कोई से रिलेटेड किसी की ऑटोबायोग्राफी नहीं पढ़ी थी जो म्यूज़िक फील्ड से हो। तो वो मैंने पढ़ी, अभी शुरू कर दिए पढ़ना वो। और उसके अलावा तो क्रिकेटर्स की बहुत पढ़ी हैं जो भी हैं, पॉलिटिशियंस की पढ़ी हैं, वर्ल्ड पॉलिटिशियंस की भी पढ़ी हैं। खुशवंत सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी मुझे बहुत बहुत सुंदर है वो। इंटरेस्टिंग लगती है। कौन सी है वो? अभी मुझे याद नहीं, बहुत साल पहले पढ़ डाली मैंने। तो ये सब पढ़ता हूँ। नॉन फिक्शन बहुत पढ़ता हूँ, मतलब सर मेरे 2-4 सवाल हैं, हम इनको जल्दी करके निकल ले, खत्म करते हैं। 2-4। सर पार्टी वार्टी करते हैं? पार्टी वार्टी टेक्नो सुनते हैं? पार्टी वार्टी करते हैं? कभी पार्टी में ड्रिंक लेके डांस कर रहे हो? टेक्नो जो है ना, मैं अभी तक डेवलप नहीं कर पाया। मुझे शब्द चाहिए होते हैं। हाँ, मैं जिम जाता हूँ ना, हाँ। मैं जिम जाता हूँ ना, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई कर रहा है, वो ऑब्वियसली पूछना पड़ता है यार उसने अपना म्यूजिक लगाया हुआ है, मैं अपना ब्लूटूथ लगाऊं कि नहीं लगाऊं। तो ये एक आप वर्कआउट कर रहे हो, चल रहा है टक टिक टक टिक टक टिक टक, मुझे लगता है यार कभी कुछ बोल यार, कुछ बोल यार, वही बीट चलती चली जा रही है। तो मेरे को ये एहसास हो गया कि मुझे म्यूजिक में शब्द बहुत जरूरी है। सर पहले मुझे भी लगता था कि मैंने कहा यार ये क्या है, फिर इसने और शुरू जब किया जाओ बातें करना। सही मजा आता है सर। नहीं, कभी कभी ठीक बस है, कुछ एक नहीं करना point पड़ता ना के उसमें, बाद। आप हाँ, घूम रहे हो आप, हिल हाँ, रहे कोई हो, आपको हिल जज नहीं रहे कर रहा। अब बॉलीवुड आपको बजा आता दो, नहीं आता। बॉलीवुड बजा दो आप, इंग्लिश तो है। सर कोई स्टेप कर रहा है, आपको स्टेप ही नहीं आता है। इंग्लिश आ रहा है, सब हाँ। लिप सिंक कर रहे हैं, आपको नहीं आता। ये भी तो है, अपन चलो हिंदी गाने सुनते हैं यार, लेकिन तो आपको अब कौन सा गाना पसंद है आजकल रिसेंट? अरे यार आजकल तो वो सच बात बताऊँ तो जो वरुण ग्रोवर का लिखा हुआ जो गाना है शौक। कला का, अच्छा। बहुत अच्छा। और कई बार क्या होता है ना, गाना जब हिट होता है तो क्या होता है, उसका कॉम्बिनेशन होता है, उसकी राइटिंग, उसका म्यूजिक और सिंगिंग। अमित त्रिवेदी, शाहिद माल्या, सारे कमाल। स्वानंद किरकिरे, सब अलग लीग स्वानंद के। एनएसजी से ही है हमारा। तो मैंने उसको फ़ोन किया स्वानंद को, मैंने कहा कि यार भाई बहुत ज़बरदस्त यार, मज़ा आ गया। तो उसका कॉल आया, थैंक यू सो मच भाई फॉर रीचिंग आउट हियर, एक्चुअली इट्स माय बैड, मैंने भी आपका खाकी देखा और मुझे आपका काम बहुत ज़बरदस्त लगा, बस गलती हो गई कि मैंने आपको फ़ोन करना नहीं, ये अभी आप समझ लीजिए कि अच्छा किया आपने कर दिया, मैं भी ये तरीका अपनाऊंगा यार, कि मतलब बोलना चाहिए यार। तो बहुत अच्छा गाना लगा यार वो तो आजकल वो लूप पे चलता रहता है वो। और सर जैसे इंस्टाग्राम ट्रेंड में आजकल हर दूसरा गाना आता रहता है, कोई फेमस हो गया, कोई इरिटेशन होती है उससे आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। एक कहावत है पता है, कि अगर आप अपने पसंदीदा गाने को मतलब अंग्रेजी में उसका फ्रेज नहीं बना, मैं हिंदी में बना नहीं पा रहा हूँ, अंग्रेजी में है कि इफ़ यू वांट टू हेट योर फेवरेट सॉन्ग, पुट दैट सॉन्ग एज योर अलार्म। और ये फैक्ट है, ट्राई कर लो तुम। हाँ? एक गाना जो तुम्हें बहुत पसंद हो उसको अलार्म पे लगा दो सुबह, तुमको ना नफरत हो जाएगी उस गाने से। सही बात। सर आपको घूमना पसंद है विदेशों में, या आपके शौक कोई हाँ यार। पसंदीदा कोई जगह हो आपकी, कि यहाँ मुझे- बैठ के माल फूकना है या यहाँ बैठ के शराब पीनी है? ये नहीं किया यार कभी। नहीं किया आपने मार कभी? फूकना नहीं कभी सर किया। ये तो मंडी ये हाउस सब में नहीं। ऐसे सिखाते हैं अरे कि यार इससे बेस आता है गले में, वहाँ नहीं, लड़के नहीं, जो बाहर बकवास। बैठे अरे होते हैं, बस सब बकवास है। इससे बेस आता है, इससे ना, तेरी ना, ना, भाई, इंटेंसिटी नहीं, बनेगी तेरी आवाज की। वो देखो मैंने literally वो कराटे में बिठा के। मैं अपने सारे सुनने वालों को, देखने वालों को ये बोलूंगा भाई, एक मंत्रा है, ये आपको बोरिंग नहीं बनाएगा, ये मंत्रा अपनाओ जिंदगी में। अंग्रेजी में उसको कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, और हिंदी में उसको कहते हैं अति हर चीज की बुरी होती है। अब दुनिया में भाई कुछ भी कर लो तुम, अच्छा, वो हिंदी में सब बोलते करो, हैं। जरूरी है इसके लिए। सब करो, अति मत होने दो उसकी, क्योंकि जहाँ अति होगी तो फिर वो गड़बड़ है। चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो माल फूकना हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसी नौबत मत आने दो कि वो आपको कंट्रोल करे। सर जैसे आपने अभी ये बात बोली, आप जैसे हम बात करते हैं कि आप काफी स्वीट और ऐसे, तो कभी आपको लगता है कि यार मैं इतना स्वीट क्यों हूँ? नहीं, सवाल मैं है। बताऊं, ऐसा नहीं है, गुस्सा मुझे भी आता है हाँ। बहुत, मतलब मैं कई बार यार ऑब्वियसली घर ईंट में मारी नहीं आता, इतना नहीं आता। नहीं आता, उतना नहीं आता कि मैं उसको ये होता है कि यार इसकी ना
ये अगर ये खून माफ होता तो इसका कर देता। मतलब सच में फिर आप क्या करोगे, आप वहां से दूर हट जाओ ना यार। आई थिंक अभी जो मैं तुम्हारे से और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। आई थिंक उम्र का भी तकाजा होता है। उस जमाने में मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं कॉलेज में था और मैं साइकिल लेके जाता था कॉलेज में। भाई मेरे पिताजी के पास मोटरसाइकिल के पैसे नहीं थे मुझे देने को, तो मैं साइकिल से जाता था और मेरे और भी 2-3 दोस्त जाते थे। अब हमारे पास से ना एक आदमी बाइक पे निकला, एक लड़का, कॉलेज से बाहर निकले ही थे, और कुछ जुप करके, मतलब एक होता ना आप घबरा जाते हो, साइकिल चला रहा कोई फास्ट, तेरी गाली निकल गई मुंह से। अब कौन सी गाली सर? तो अभी मेरी जो वेब सीरीज आने वाली है ना उसमें मैंने बहुत गालियां दी है, वहां सुन लेना। तो वो साला मैंने दे दी गाली और उसकी तो मतलब ईगो हट होगी। भाई ने रिवर्स मारा और आया वापस आके और मतलब सीधा हाथापाई चालू। मैं प्रिपेयर नहीं था हाथापाई के लिए, तो बस जब तक घुसा उसके अंदर फिर मैंने भी शुरू कर दिया इतने में। तो सामने वाला थोड़ा ज़्यादा भारी पड़ गया था मेरे पे। तो मेरा जो दोस्त मेरे साथ साइकिल चला रहा था ना, वो मुझे अलग, उसने भी सोचा कि भाई लड़ाई नहीं करते, वो बचाने की कोशिश कर रहा था। तो जो दूसरा आदमी मेरे साथ भिड़ रहा था फिजिकली, वो मेरे दोस्त को पता क्या बोल रहा है, तू हट जा भाई हट जा, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा दोस्त उसको बोल रहा है, अबे मैं इसकी साइड हूँ, मैं इसकी साइड हूँ। मैं इससे तुझे बचा रहा हूँ। मैं भाई इसको तू मुझे बोल रहा है भाई तू साइड हो जा, आज मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। लाइफ में आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है सर, पैसे को छोड़ के? नहीं यार, पैसा तो सबका होना चाहिए यार। यार यही है कि साला जिंदगी में जब जाओ ना यहाँ छोड़ के, जीवन छोड़ के, तो लोग आपका काम, आपके जो है ना उसको थोड़ा रखें। जैसे ऐसा मेरी है, जबकि मुझे याद है मैंने ऐसे कई लोगों को कहते हुए सुना है, आई डोंट केयर यार मेरे मरने के बाद लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा बहुत लोग, और जो सही भी है यार, मर गया साला है, ठीक है यार। लेकिन मुझे किसी और चीज़ को लेकर नहीं है। मुझे ये ज़रूर लगता है कि यार मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओवरऑल जो है ना, कोई ऐसा बैड इंप्रेशन नहीं छोड़ के जाना चाहता। ये बस एक, अब इसके लिए आप कितना सक्सेसफुल होते हो, क्योंकि भाई कमियां तो हर इंसान में होती हैं। देयर विल बी पीपल हु विल नॉट बी हैप्पी विद यू, जिनके लिए आप गलत हो गए ज़िंदगी में। लेकिन कोशिश ये रहती है, बाकी और कोई ऐसा एम्बिशन उस तरीके का है नहीं आज की डेट में। तो भाई साफ बात बताऊं, मुझे सच में ये रियलाइज़ होता है कि जो मैंने काफ़ी टाइम मिस किया, कि यार मुझे दूसरों के अच्छे रोल्स जो मुझे अफेक्ट करते हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और कोशिश ये रहती है कि यार मुझे भी अच्छा काम करने को मिले और मुझे मज़ा आए। मुझे अच्छा सीन करके घर आता हूँ ना, सच में दिल से तसल्ली होती है। एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस फील करता हूँ जब मैं अच्छा सीन। कई बार ऐसा होता है कि कई बार डाउटफुल रहता है कि यार अच्छा था या नहीं था, लोग कह रहे हैं अच्छा था लेकिन मेरे को लग रहा नहीं है, तो उसका असर भी रहता है। आई थिंक वो एक मज़ा प्रोसेस का एंजॉय करता हूँ बस। बाकी तो यार कोई चीज़ का अंत तो है नहीं, एंजॉय करो बस। सर आपका स्किन केयर रूटीन है कुछ? सोने से पहले कुछ लगाना, उठ के यार कुछ? ये मुंह धो के बस? यार मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ यार। मेरा मन करता है, मुझे लगता है होना चाहिए। मेरा भी बहुत लेकिन मन साला करता है, 2 दिन होता है, 2-3 दिन हुआ Boys। लेकिन फिर मैंने कुछ, आई थिंक एक चीज जो है थोड़ी अपना ली, कि दिन में एक बार फेस वॉश से मुंह धो लो यार। बस इतना कर मैंने लो। भी अपना ही है सर, मैं रोज धो रहा हूँ 3 दिन से। भाई इतना कर लो यार, उससे भी नाइट क्रीम लगा और ये क्रीम लगा नहीं भाई, अब यही स्किन है यार, जो है सो है, ऐसे ही रोल करने हैं अब अपने को। और सर आप अपने आप को खुद स्टाइल करते हैं, स्टाइलिस्ट रखा हुआ है? कोई स्टाइलिस्ट नहीं है भाई, कोई स्टाइलिस्ट नहीं है। इसके लिए हम सर आपको कॉल करेंगे और तारीफ करेंगे। बल्कि मैं तो इसको पूछने वाला था यार, ये स्मार्ट लग रहा है यार, ये आज इसने पहना है यार, हमको भी मतलब कैसे कहाँ से लाए, किधर मिलता है ये सर? इधर ही सर, पालिका। अनब्लैक सर मेरा खुद का ब्रांड है, एक मैंने लॉन्च कर रहा हूँ सच्ची में? 21 तारीख को। हाँ, मजाक कर रहे हो? मैं आपको भिजवाऊंगा प्रॉपर एक आउटफिट, प्रॉपर जो आपको चाहिए। मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं सीरियसली, सच में ये देखो ना अनब्लैक लिखा हुआ है इसके जैकेट पे। नहीं लेकिन यार ये कॉम्बिनेशन और ये अच्छा लग रहा है मुझे, और मुझे एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता है। मतलब हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द वो चला जाऊँ, एक कंफर्ट तो होता ही है हर आदमी का। लेकिन मैं करता हूँ। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे एज ग्रुप के हैं, मुझे बोलते हैं यार तू टी शर्ट मत पहना कर यार, मतलब पागल है क्या, इसमें क्या है, टी शर्ट नहीं पहनूंगा मैं, ये क्या बात हुई? अरे नहीं यार अपनी, अरे मैंने कहा नहीं भाई मेरी फिजिक है वैसी, तू बना ले अपनी फिजिक ऐसी है। जैसे आजकल जूतों का बहुत क्रेज है, स्नीकर हेड्स का, आपको अवेयर हो ना? यार मैं इनटू नहीं हूँ, आई एम वो, जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो अपन ये है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई वो फलाने का, जॉर्डन का और इसका। मैं अपने बेटे से सुनता हूँ ये सारी बातें, तो मुझे लगता है हाँ भाई चलो ठीक है, नॉलेज मिल जाती है बस। लेकिन ऐसा क्रेजी नहीं है। अपना फंडा पता है क्या है, देखा देखने में अच्छा लग रहा है, पहन के अच्छा लग रहा है, यही पहन सही, लो। सही। वो वाला क्रेज ऐसा नहीं है, पागलपन वो नहीं है कि यार वो चाहिए वैसा वाला चाहिए, कलेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ता मैं।
तो ठीक है सर, खत्म Thank करते हैं you और थैंक यू सो मच। so much. मतलब इतना मजा आया ना हमें तो, क्योंकि मतलब ये चलता सकता, अभी ये चल सकता है। तो हम कितने ही कर ले, हाँ। लेकिन हमने बड़ी, हमें खुद पे अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी समझदार वाली बातें करी आज हमने। नहीं यार, तुम, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा ना इमेज कुछ ऐसा बन के निकालोगे पॉडकास्ट से कि भाई ये आदमी कभी हंसता है, अरे सर, कभी आपको मजाक देखिए, करता है, लोग बोलेंगे, जैसे अरे ये आदमी गाली serious देता होता है कि कि- नहीं देता है। तो ये वाला नहीं है, ऐसा नहीं है नहीं है, यार, अब मैं- तो सर सबको समझ में आएगा कि ये दोनों से ज्यादा मतलब यार- मैं ये बात बहुत ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि मैं प्रिटेंशियस नहीं हूँ बिल्कुल भी यार। अगर लोगों को लगता है कि यार ये बड़े अच्छे इंसान हैं तो मैं फिर हूँ। मैं हूँ भाई, उतना हूँ मैं। मेरे को लोगों का दिल दुखाना कम अच्छा लगता है। अब लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं सबको खुश करूँगा, बट जो भी है मैं ऐसा ही हूँ यार। मतलब अब इसमें क्या है, मैं ऐसा हूँ तो हूँ। मतलब अब कोई बोलते कि अरे यार बड़े अच्छे हैं, मैं यार ऐसा ही हूँ। मैंने उसके लिए कोई एफर्ट नहीं किया Shit है। यार। लेकिन जो बुरा है तो बुरा है फिर यार, जिसके साथ अब हो सकता है कि लोग देर आए, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग तो होंगे जो बुरा बोलते होंगे, जरूर ढूंढता हूँ उनको। बोलो। अरे भाई, नहीं, आप बोलो नहीं नहीं, भाई, आपने सही है शुरू भाई, तो आप आपने शुरू किया, करो थोड़ी तो भाई। समझदारी होनी चाहिए मैं ना बहुत यार। विनम्र हो चुका हूँ सर से सर बात से कुछ करके तो मुझे सीखो मजा यार। नहीं, नहीं, बात है, तुम लोगों का अच्छा है कॉम्बिनेशन, दोनों एक साथ ही शुरू करते हैं। सर ये आज आप तो कॉम्बिनेशन बोल रहे हो, बाहर कमेंट में गाली देते हैं कि इसको नहीं बोलने देता, उसको नहीं बोल देता। तो गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आपको मजा आया होगा। हाँ, और नहीं सर- आया तो हमें तो आया है। नहीं सर, हम आप देखो मैं सच बात बताऊं, मैं बहुत क्यूरियस हूं कि जब ये आएगा ना, मुझे कमेंट्स पढ़ने हैं यार सारे। ये मैं जरूर करने वाला हूं, मैं कमेंट्स देखना चाहता हूँ। करने हैं क्योंकि सर पढ़ेंगे। हाँ, मैं सारे वाले कमेंट पढ़ने और वाला सर लाइक भी करेंगे हाँ। अपनी फेक आईडी से। तो उसका नाम बता दो एक बार। और बुरा लिखोगे तो गाली भी देंगे अपनी फेक आईडी से। तो सर बस आपको कैसा लगा, और थोड़ा सा हमारी ऑडियंस से आप हमारे लिए दरख्वास्त कर लें कि भाई इनके चैनल को लाइक शेयर। दरख्वास्त कितना अच्छा शब्द है, भीख बोलते हैं हूं। उसको बहुत लोग। अच्छा। मैं थोड़ा विनम्र हो रहा हूँ। नहीं नहीं, दरख्वास्त और बिल्कुल सही नुक्ता भी लगाया यार। है, सही में लग गया दरख्वास्त, हाँ वो तो देखिए आप, देखिए आज मैं- थोड़ी सी देर में ही मेरे साथ बैठकर इनकी भाषा भी सुधर गई है ना। इनको आपने अलग रूप में हमेशा देखा होगा, अलग तरीके में, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा तो ये इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन मैंने आज कोशिश की है कि मैं इनको थोड़ा इन्फ्लुएंस कर दूं अपने तरीके से। इस शो का नाम है वगैरह वगैरह विद यम और राज। तो ये हमारा जो शो है वगैरह वगैरह विद यमराज, आप ज़रूर देखें, सुने, और जो भी होता है ना, बटन भी दबाना होता है, घंटी भी बजानी होती है, लाइक भी करना होता है, कमेंट भी करना होता है, ये चारों चीज़ें आप कर देना, ठीक है? इसमें कंजूसी मत करना यार। वाह यार, और हमारे सर जेन्युइन बंदे अनूप सर। जेन्युइन गैंग में सर आ गए हैं। अनूप जेनविन सोनी, यही नाम रख लेता हूँ मैं। सही है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।